नमस्कार। संविधान लाइव की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग निराला नगर में हैं। निराला नगर भोपाल में एक सपने का नाम है, जहां पे बहुत सारे साहित्यकार, संस्कृति कर्मी, कला की दुनिया से जुड़े हुए लोगों ने एक बसेरा, एक आशियाना अपने लिए तय किया था और कुछ साझे सपने देखे थे, एक वैकल्पिक दुनिया के लिए, एक बेहतर दुनिया के लिए। जाहिर है कि भोपाल के भूगोल में निराला नगर एक बहुत छोटी जगह है और जैसे कि पूरे देश और दुनिया में साहित्यकारों का, संस्कृति कर्मियों का और दुनिया को बेहतरी के लिए बदलने वालों की जगह बहुत छोटी है। और ये जगह सिर्फ छोटी नहीं है बल्कि लगातार सिमटती भी जा रही है। हम लोगों ने पिछले कुछ दशकों में देखा है कि ये जगह सिमटती जा रही है और इसको सिमटने के लिए बहुत सारे प्रयास और काम किए जा रहे हैं। तो ऐसी दशा में जबकि अभिव्यक्ति पर बहुत सारे सवाल हैं, जबकि नागरिकता पर बहुत सारे सवाल हैं, जबकि विचार और अभिव्यक्ति आज के समय में सबसे जोखिम भरे कामों में से एक हो चुका है, जबकि हमने देखा कि तर्क और गंभीरता पूर्वक की गई बातचीत पर बहुत सारे खतरे हैं और हमने हाल के दिनों में देखा कि बहुत सारे लोग जो तर्क की बात करते थे उनके ऊपर हमले हुए, कई सारे लोगों को मार भी दिया गया। ऐसे समय में निराला नगर का होना एक बड़ी घटना है और इस सपने का होना बड़ी घटना है। तो आज जब हम निराला नगर में हैं तो उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे, साहित्य संस्कृति के सवालों पर बात करेंगे और सोचेंगे, मिलकर के इस तरह से बातचीत को आगे निकालने की कोशिश करेंगे कि बेहतर दुनिया का जो सपना था वो साहित्य और संस्कृति की दुनिया में आज हम उसको कैसे देखते हैं। थोड़ा पीछे की तरफ जाएंगे और देखेंगे ये सपना हम सबका साझा सपना कैसे बना और आगे के लिए क्या रास्ता होगा। तो आज हमारे साथ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कला, साहित्य, खासतौर पे कविता की दुनिया के बहुत महत्वपूर्ण साथी मौजूद हैं। हमारे साथ नवल जी हैं, नवल शुक्ल जी, हमारे साथ राजेश शर्मा जी हैं, राम प्रकाश त्रिपाठी जी हैं, राजेश जोशी जी हैं और ईश्वर सिंह दोस्त हैं। इन सभी साथियों का हम संविधान लाइव की ओर से स्वागत करते हैं और बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो बातचीत की शुरुआत नवल जी से करते हैं। और नवल जी, दरअसल ये बिल्कुल अनौपचारिक सी बातचीत है और हम लोग जैसे बैठे हैं वैसे ही बात करेंगे। तो आग्रह ये था कि थोड़ा ये समझना चाह रहे थे कि एक तो सभी साथियों से ये बात करेंगे कि जब हम साहित्य की दुनिया में आए, जब आपका पदार्पण हुआ साहित्य और कविता की दुनिया में, तो उस समय क्या मुद्दे थे जो समाज को, राजनीति को और साहित्य की दुनिया को प्रभावित करते थे और किन वजहों से प्रभावित होकर के आप कविता की दुनिया में आए और आज उन मुद्दों को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, जब हम लोग साहित्य की दुनिया में आए तो एक तरह से जो बाद में जिसे हमने साहित्य जाना, वो एक तरह से नहीं जानते थे कि साहित्य क्या होता है, कैसे होता है। वो बिल्कुल शुरुआती समय था। तो जैसे कि हर शहर में या हर जगह पे एक सांस्कृतिक आंदोलन होता है, वो किसी एक दूसरी शहर से आता है या कहीं और से होता है। तो मैं तो ये मानूंगा कि जो हमारे शहर का, जो अंबिकापुर से मैं आता हूँ, प्रगतिशील लेखक संघ का आंदोलन जो है, वहाँ पे जो उसकी एक बैठक हुई और राज्य स्तरीय या राष्ट्र स्तरीय जो बैठक थी वहाँ पे 3 दिनों का, तो उसके पहले का साहित्य और उन 3 दिनों के बाद के साहित्य के बाद या समाज के बारे में या जनता के बारे में या मुद्दों के बारे में जिस तरह से जानना और समझना और सोचने की शुरुआत हुई, वो उसके पहले नहीं थी। तो हमेशा मुझे लगता है कि कोई भी सांस्कृतिक आंदोलन, जैसे उस समय हमारे लिए सांस्कृतिक आंदोलन प्रगतिशील लेखक संघ के रूप में मैं मानता हूँ। और सांस्कृतिक आंदोलन जो है वो सिर्फ धर्म का आंदोलन नहीं होता। जैसा कि हमने 90 के दशक में देखा कि एक राम रथ यात्रा निकली और हर आदमी एक तरफ से उससे जो मिला जुला और एक आज की परिणति पे हम जहाँ तक पहुँच गए। लेकिन इसके पहले जब हम दौर देखते हैं तो उस समय जनवादी लेखक संघ नहीं हुआ करता था, एक ही इकाई हुआ करती थी। तो एक ही सांस्कृतिक इकाई में जो लगातार टूट फूट होती गई, ये एक बड़ा कारण रहा है कि अन्य शक्तियों का उदय होता चला गया है।
फिर एक बड़ी इकाई के टूट फूट में वैचारिक रूप से या अन्य रूप से जो टूट फूट होती रही, उसके कारण जो है भी एक एका या साझा मामला है, वो पहले की तरह एका या साझा नहीं रहा। उसमें कहीं न कहीं कोई दरार या कोई न कोई कमी आई। जबकि अन्य दक्षिणपंथी शक्तियों को हमने देखा कि वे छोटे छोटे रूप में और इकाइयों में बंटते हुए भी किसी एक चीज पे एक जगह है। स्वतंत्रता के आंदोलन के समय या उसके पहले जब हम गांधी का यहाँ पे पदार्पण होता है, तो गांधी के पहले जो है देश की एक बात नहीं हुआ करती थी। कई सत्ताओं में यहाँ पे कई देश हुआ करते थे, मतलब भारत में ही कई देश थे, राजे रजवाड़ों के देश थे, और सब अपने अपने देश में जाते थे और एक दूसरे बगल के देश से लड़ते थे। लेकिन जब गांधी आए तो हम एक यूनिक रूप में, एक यूनिटी के रूप में आए, और वह भी वो स्वतंत्रता के आंदोलन से भी अधिक महत्वपूर्ण या उसी के पैरेलल या उसी के समानांतर वह सांस्कृतिक आंदोलन भी था, जहाँ पे किसान, गरीब, मजदूर, हर आदमी को यह लगा कि ये हमारे लिए हो रहा है। जब हम स्वतंत्र होंगे, एक होंगे, तो जमीन हमारी जो है वो हमारी होगी, उस पे जो हम बो रहे हैं, काट रहे हैं, वो हमारा होगा। उस पे किसी रजवाड़े या जमींदार का उस तरह से नहीं होगा। हमें कोई शोषण हमारा नहीं करेगा। हम जो चाहेंगे बोलेंगे, जहाँ चाहेंगे जाएंगे, जहाँ आएंगे। तो एक बहुत ही सामान्य चीजें होती हैं, बहुत ही, जैसे छुआछूत खत्म हुआ कि हम छुआछूत मिटाएंगे, ये करेंगे, गांधी के पीछे चलेंगे। तो एक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में वो हुआ, जहाँ पे बराबरी, समानता, ये सबके भीतर ये बात आई। तो समानता और बराबरी का तत्व जो ऐसे तत्व थे जिसके कारण हमने आज़ादी प्राप्त की, उसी आज़ादी के बीच प्राप्ति के में बहुत सारी ऐसी कमियां थी, कमजोरियां थी, जिसके कारण हमारे प्रगतिशील लेखक संघ का वगैरह जो है सब काम करते थे। तो सही मायने में उसके पहले यदि देखा जाए तो जैसे हमारे घर में, हमारे गांव में, यदि हम शहर को छोड़ें, गांव में छोड़ें, तो हमारे बाबा लोग जो हैं वो राह चलते या खेती किसानी करते हुए तुलसी की चौपाइयों और दोहों को गाते थे और उसकी व्याख्या भी करते जाते थे। कबीर रैदास सुनाते थे। प्रेमचंद की कहानी में मतलब बैल वाली कहानी या बाकी अन्य कहानियां सुनाई जाती थी। तो यह भी एक सांस्कृतिक चेतना थी। इन सांस्कृतिक चेतना जो गांवों तक में प्रगतिशील लेखक संघ या उसकी इंडिपेंडेंस के पहले नहीं था और हम लोगों के साथ ये सब चीजें थी, इन सबको जोड़ने का काम जो है अपनी भाषा में, अपनी शब्दावली में, देश की विविधता गए है, उसको मतलब खुद ही हम करते गए हैं। हम अपनी ताकत को खुद ही कम करते गए हैं। इसके कारण आज ये है कि ऐसे छोटी छोटी ताकतें जो हैं बड़ी ताकतों के रूप में आई, और हमारी जो बड़ी ताकत थी, जो जनता की ताकत थी, किसानों की ताकत थी, कबीर, तुलसी, रैदास की ताकत थी, वो जो है कमजोर होती गई। मुझे ऐसा लगता है। कोशिश की, और एक संगठन के अध्यक्ष के तौर पर, प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष के तौर पर आपकी चिंताएं वाजिब भी हैं। और आपने बिल्कुल सही जिक्र किया जबलपुर का, कि जबलपुर के उन 6 सालों ने बहुत सारी भूमिका अदा की बिगाड़ने में। हंस की एक श्रृंखला मुझे याद आती है जिन्होंने मुझे बिगाड़ा। तो इस बात को सबसे बेहतर मैं समझ सकता हूँ कि ठीक 6 साल ही मैं भी जबलपुर में गुजार कर आया हूँ। तो जबलपुर किस तरह से लोगों को प्रभावित करता है ये मैं समझता हूँ। लेकिन आपने जो दूसरी बात कही, जिसको लेके मैं रामप्रकाश जी के पास जाना चाहता हूँ, कि हमारे समय में सरकारें जो कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारें हैं, दरअसल उनका विश्वास लोकतंत्र पर घट गया है। और ये बड़ी व्यंग्योक्ति है जो कि परसाई स्कूल के विद्यार्थी ही इसको मुझे लगता है कि इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि लोकतंत्र हमारे समाज में भी, राजनीतिक संस्थाओं में तो घट रहा है, लेकिन समाज में भी ये लोकतंत्र घट रहा है। तो इस घटते हुए लोकतंत्र को सर उसी सवाल के साथ कि जब आपने शुरू किया तब किस तरह के मुद्दे थे, आज उनको कैसे देखते हैं, और उसमें इस सवाल को भी एजेंडे पर लाते हुए कि क्या उस वक्त जब आपने साहित्य में पदार्पण किया था 5 दशक पहले, तब क्या साहित्यकारों की, संस्कृति कर्मियों की भूमिका समाज के मुद्दों को तय करने में ज्यादा होती थी और आज वो भूमिका कम हुई है? ये इस पर भी थोड़ा रोशनी डालिएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि गांधी ने दरअसल हमको आकर के एक राष्ट्र के तौर पर विकसित किया, वो चेतना विकसित की जिससे हम एक राष्ट्र बनते हैं। आजादी के बाद हम ये प्रक्रिया देखते हैं एक उभरते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से।
तो राजन जी, जब मैं आपके पास आता हूँ और आपसे सवाल करता हूँ तो मैं उस जो बात हम पहले कर रहे थे कि उस समय क्या मुद्दे थे जब आप साहित्य और संस्कृति की दुनिया में आ रहे थे, और चूंकि आपका जुड़ाव देश के सार्वजनिक क्षेत्र के साथ भी रहा है, तो आपके साहित्य की दुनिया में आने का समय भी वो समय था जब देश में सार्वजनिक क्षेत्र उभार पर आ रहा था। लेकिन ये वो समय भी था जब उस पूरे एक तरह से नेहरूवियन मॉडल के साथ मोहभंग भी हमको होता हुआ नजर आता था। तो ऐसे समय में साहित्य की दुनिया में आना, उस समय के मुद्दों को आप कैसे देखते हैं, और फिर वही बात कि आज के साथ उसको हम कैसे अलगा के देखते हैं या जुड़ाव उसका महसूस करते हैं? मैं समझता हूँ कि एक मनुष्य की जो राजनीतिक चेतना या सामाजिक चेतना है, वो उसके विकसित होने का सही समय उसकी किशोरावस्था के आसपास शुरू हो जाता है। फिर आसपास जैसा वातावरण मिलता है, जो लोग मिलते हैं, जो मित्र बनते हैं, जिस समाज के साथ वो इंटरेक्ट करता है, और जिस समाज के संघर्षों में, जिस समाज के उत्सवों में, जिस समाज की खुशियों में, जिस समाज के दुखों में वो शामिल होता है, उससे उसका मानस बनना शुरू होता है। मैं अपने बारे में ये बताऊं कि 1964 में जब मैंने हायर सेकेंडरी पास किया, तो मैं पढ़ने के लिए जबलपुर चला गया, और मेरे कॉलेज जीवन के 64 से 70 तक 6 वर्ष जबलपुर में बीते। जबलपुर में मैं वहाँ पर छात्रावास में रहा करता था, साइंस कॉलेज के। तो उस समय वहाँ SYS का, समाजवादी योजन सभा का बहुत जोर था। दिनमान जैसी पत्रिका निकल रही थी, और उससे भी लोगों को, जिन लोगों को पढ़ने में दिलचस्पी थी, वो उसको पढ़ा करते थे, तो उससे भी देश और दुनिया के बारे में जाना करते थे। समाजवादी योजन सभा से जुड़ने के बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं हरिशंकर परसाई जी से जुड़ गया जबलपुर में ही, और फिर वहाँ से एक किस्म से मेरा राजनीतिक शिक्षण शुरू हुआ। तो मैं कह नहीं सकता कि कितना हुआ, कैसे हुआ, लेकिन राजनीति की दुनिया में आने का, छात्र राजनीति की दुनिया में, वो मेरा पहला कदम था। 1970 के बाद जब नौकरी के सिलसिले में मैं भोपाल आया, और तब से मैं भोपाल में ही हूँ, 1972 में, है ना, तब शायद 75-76 में यहाँ शशांक भी थे, 72-73 से तो राजेश जोशी, नरेंद्र जैन, ये संयोग एक था कि हम लोग लगभग एक मोहल्ले में नज़दीक घर रहा करते थे, और अक्सर मुलाकातें हो गई। वो कहते हैं ना कि आदमी को अपनी पसंद का आदमी हर जगह मिल जाता है, तो इस तरह से शायद हम लोग एक दूसरे से मिले। उसी समय वेणुगोपाल यहाँ थे, राजेश और विस्तार से बताएंगे। तो कविता के प्रति जो रुझान है, वो नरेंद्र जैन, वेणुगोपाल, राजेश जोशी, इन लोगों की संगत में कविता लिखने के बारे में, साहित्य को पढ़ने के बारे में, साहित्य को जानने के बारे में शुरुआत हुई। फिर यहाँ प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, जिसमें हम सब लोग शामिल थे। मथुराबाबू के घर में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, और उस तरह से प्रगतिशील लेखक संघ की गतिविधियाँ शुरू हुई। मैं यहाँ बताना ये चाहता था कि जब मध्य प्रदेश बना, तो उससे पहले यहाँ जो भोपाल में ख़ास तौर से रियासत के दौर का, नवाबी रियासत के ज़माने की जो साहित्यिक गतिविधियाँ थी, उसके बारे में तो राजेश विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन जब बना तो हमारे यहाँ साहित्य परिषद जैसी संस्था विंध्य प्रदेश से आई, और मध्य भारत कला परिषद ग्वालियर से आई, मध्य भारत से यहाँ आई। तो ये इस तरह से जो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से जो संस्थाएं आ रही थी, इन सब ने मिलकर यहाँ एक मूवमेंट खड़ा किया।
भाऊ खिरवाड़कर का रंगायन मराठी नाटकों के जरिए यहाँ एक बड़ा नाट्य आंदोलन भोपाल में हो हमने देखा है। शरद जोशी सक्रिय थे और शरद जोशी की वजह से भी यहाँ पर नाटकों का एक बहुत माहौल तैयार हुआ। तो ये सब असल में हमारी ट्रेनिंग की जगह हैं, ये सब हमारे ट्रेनिंग की जगह हैं, है ना। मध्य प्रदेश कला परिषद वो समय ऐसा था कि उन संस्थाओं में बड़ा लोकतांत्रिक बिहेवियर भी हुआ करता। इस बात की कल्पना करिए कि कला परिषद का या साहित्य परिषद का उपाध्यक्ष जो हुआ करता था उसका चुनाव होता था और उसमें प्रदेश भर के लेखक कलाकार हैं, उसकी महासभा में होता। हाँ, वो एक सामान्य महासभा बनती थी, उसमें चुनाव होता था और चुनाव पूरे जोर शोर से हुआ करता था, जैसे किसी छात्र संघ का चुनाव हो रहा है या ये अभी अभी तक हुआ। ये तो बाद में सरकारों की लोकतंत्र में दिलचस्पी कम होती गई और उन्होंने सब नष्ट कर दिया और अब तो वो चाहते ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है मध्य प्रदेश से निकला हुआ छत्तीसगढ़, जहाँ इस तरह की किसी संस्था का उन्होंने कोई बीजारोपण भी नहीं किया, न यहाँ से बारो किया। तो ये एक बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नौकरी के सिलसिले में ट्रेड यूनियन से मेरा जुड़ा हुआ, डाक कर्मचारियों की यूनियन से जुड़ा हुआ, गोविंद सिंह असीवाल जैसे लोग थे, सजवानी थे, अग्रवाल साहब थे, इन सब की एक तरह से ट्रेनिंग हमें मिलती गई राजनीतिक समझ के लिए और समाज की समझ के लिए। तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। प्रगतिशील लेखक संघ इसी बीच पनपा और मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि जब 1982 में भारत भवन बना और भारत भवन के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हुए और बाकायदा विवाद हुआ, एक संघर्ष की भी स्थिति बनी, बहिष्कार वगैरह का भी फोर्ड फाउंडेशन से ग्रांट लेने की वजह से किया गया। तब मध्य प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ एक ऐसी संस्था थी जिसने भारत भवन के कोशिश की और एक संगठन के अध्यक्ष के तौर पर, प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष के तौर पर आपकी चिंताएं वाजिब भी हैं। और आपने बिल्कुल सही जिक्र किया जबलपुर का, कि जबलपुर के उन 6 सालों ने बहुत सारी भूमिका अदा की बिगाड़ने में। हंस की एक श्रृंखला मुझे याद आती है जिन्होंने मुझे बिगाड़ा। तो इस बात को सबसे बेहतर मैं समझ सकता हूँ कि ठीक 6 साल ही मैं भी जबलपुर में गुजार कर आया हूँ। तो जबलपुर किस तरह से लोगों को प्रभावित करता है ये मैं समझता हूँ। लेकिन आपने जो दूसरी बात कही, जिसको लेके मैं राम प्रकाश जी के पास जाना चाहता हूँ, कि हमारे समय में सरकारें जो कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारें हैं, दरअसल उनका विश्वास लोकतंत्र पर घट गया है। और ये बड़ी व्यंग्योक्ति है जो कि परसाई स्कूल के विद्यार्थी ही इसको मुझे लगता है कि इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि लोकतंत्र हमारे समाज में भी, राजनीतिक संस्थाओं में तो घट रहा है, लेकिन समाज में भी ये लोकतंत्र घट रहा है। तो इस घटते हुए लोकतंत्र को सर उसी सवाल के साथ कि जब आपने शुरू किया तब किस तरह के मुद्दे थे, आज उनको कैसे देखते हैं, और उसमें इस सवाल को भी एजेंडे पर लाते हुए कि क्या उस वक्त जब आपने साहित्य में पदार्पण किया था 5 दशक पहले, तब क्या साहित्यकारों की, संस्कृति कर्मियों की भूमिका समाज के मुद्दों को तय करने में ज्यादा होती थी और आज वो भूमिका कम हुई है? ये इस पर भी थोड़ा रोशनी डालिएगा। श्रृंखला चलाकर सबसे पहले यहाँ महतो केदारनाथ अग्रवाल हुआ, महतोराम विलास यही हुआ, लेकिन पूरे प्रदेश में, जब छत्तीसगढ़ भी हमारा ही हिस्सा था, भीष्म जी पर कार्यक्रम हुआ, नागार्जुन पर कार्यक्रम हुआ, स्वयं नामवर सिंह पर कार्यक्रम हुआ, परसाई पर कार्यक्रम हुए। तो ये एक पूरी श्रृंखला जो चली थी, तो उससे मध्य प्रदेश के साहित्यकारों में और मध्य प्रदेश के लोगों में जो साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में काम करते थे, एक किस्म का विश्वास जगा था कि हम सरकार के बिना भी कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं।
सरकारी स्तर पर भी काम हो रहे थे। उत्सव 73 से उसकी शुरुआत उन्होंने की थी। भारत भवन था, अब अंतर्राष्ट्रीय कविता उत्सव वगैरह सब हो रहे थे। लेकिन वो संसाधनों की दृष्टि से प्रगतिशील लेखक संघ जैसी संस्थाएं या जनवादी लेखक जैसी संस्था या इप्टा जैसी संस्था संसाधनों के लेवल पर कीट पतंगों की तरह थी, बिल्कुल कुछ नहीं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत था। काम ये करते थे तो इनकी राष्ट्रीय स्तर पर धमक हुआ करती। ये इस प्रदेश के उसमें मतलब सांस्कृतिक परिदृश्य में इस बात को गौर किया जाना चाहिए। अब धीरे धीरे क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, आर्थिक परिवर्तन हुए हैं, तकनीक ने बहुत हस्तक्षेप हमारे जीवन में किया है, जिसको सूचना क्रांति कहते हैं उसकी समस्याएं अपने ढंग से हैं। तो अब मुझे लगता है कि ये जो प्रगतिशील लेखक संघ और जनवादी लेखक संघ का जो आंदोलन है ऑन द ग्राउंड ऐसा लगता है कि कहीं कमजोर हुआ है या बिखर गया है, और उसके इतने सारे शेड्स दिखाई देने लगते हैं कभी कभी कि समझ में नहीं आता कि किधर क्या सही है क्या गलत है। लेकिन इसके बावजूद सांगठनिक तौर पर ये तीनों संस्थाएं मध्य प्रदेश की, कम से कम जहां तक मेरी जानकारी है, मध्य प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ, मध्य प्रदेश जनवादी लेखक संघ और इप्टा, ये भरसक इस बात की कोशिश करते हैं कि इनका एक सार्वजनिक फेस समाज के सामने आए। इनका सार्वजनिक उपक्रम, इनके जो सामाजिक उपक्रम है, मिला जुला है, उनके उसको सामने लाने की ये तीनों संस्थाएं अभी भी लगातार कोशिश करती हैं। और अब वो कितनी सफल हैं, कितनी वो हैं, इसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे या हमारा समाज बताएगा कि उसमें हम लोग कितने सफल हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक परिदृश्य को देखते हुए जो बात है वो मैं यही कहता हूँ। कोशिश की, और एक संगठन के अध्यक्ष के तौर पर, प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष के तौर पर आपकी चिंताएं वाजिब भी हैं। और आपने बिल्कुल सही जिक्र किया जबलपुर का, कि जबलपुर के उन 6 सालों ने बहुत सारी भूमिका अदा की बिगाड़ने में। हंस की एक श्रृंखला मुझे याद आती है जिन्होंने मुझे बिगाड़ा। तो इस बात को सबसे बेहतर मैं समझ सकता हूँ कि ठीक 6 साल ही मैं भी जबलपुर में गुजार कर आया हूँ। तो जबलपुर किस तरह से लोगों को प्रभावित करता है ये मैं समझता हूँ। लेकिन आपने जो दूसरी बात कही, जिसको लेके मैं राम प्रकाश जी के पास जाना चाहता हूँ, कि हमारे समय में सरकारें जो कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारें हैं, दरअसल उनका विश्वास लोकतंत्र पर घट गया है। और ये बड़ी व्यंग्योक्ति है जो कि परसाई स्कूल के विद्यार्थी ही इसको मुझे लगता है कि इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि लोकतंत्र हमारे समाज में भी, राजनीतिक संस्थाओं में तो घट रहा है, लेकिन समाज में भी ये लोकतंत्र घट रहा है। तो इस घटते हुए लोकतंत्र को सर उसी सवाल के साथ कि जब आपने शुरू किया तब किस तरह के मुद्दे थे, आज उनको कैसे देखते हैं, और उसमें इस सवाल को भी एजेंडे पर लाते हुए कि क्या उस वक्त जब आपने साहित्य में पदार्पण किया था 5 दशक पहले, तब क्या साहित्यकारों की, संस्कृति कर्मियों की भूमिका समाज के मुद्दों को तय करने में ज्यादा होती थी और आज वो भूमिका कम हुई है? ये इस पर भी थोड़ा रोशनी डालिएगा। ट्रेड यूनियन की चेतना ये अलग अलग नहीं थी, ये एक साथ थी। जब हम छात्र आंदोलन के अंदर शामिल हुए थे तब ये बहुत अलग तरह से नहीं था। मैं एक ऐसे शहर से आता हूँ, ग्वालियर से, जिसमें घनघोर राइट डायरेक्शन का जोर था। हिंदू महासभा बहुत ताकतवर थी, जनसंघ अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही थी, सामंतों का पूरी तरह से कब्जा था शहर में। हमारे शहर में कहा जाता था कि 3 ताकतें हैं, महल, मिल और जनता। ये 3 तरह की ताकतें हैं। तो महल और मिल जो है वो फैसला करते थे, और तीसरी बड़ी ताकत थी जेवी मंगाराम की फैक्ट्री। तो ये तीन चीजें फैसला किया करते थे। तो हमारा जो संघर्ष था वो हमारा संघर्ष तमाम दिशाओं में था। यानी सामंतवाद से भी लड़ाई लड़नी बहुत जरूरी थी। हमने प्रियम्बल नहीं पढ़ा था, हम प्रियम्बल के बारे में जानते भी नहीं थे, लेकिन चूंकि प्रियम्बल स्वतंत्रता संग्राम का उत्पाद था, इसलिए लोग प्रियम्बल को जीते थे। उस समय उन आदर्शों को, उन सपनों को जमीन पर लाने की कोशिश करते थे।
ये एक बड़ी बात थी उस समय जो हमारे सामने नजर आती थी। उस समय के नेताओं में भ्रष्टाचार नहीं था। और सबसे बड़ी बात ग्वालियर में ये भी थी कि ग्वालियर में छात्र आंदोलन हुआ था 50 में सन 50 में आंदोलन हुआ था, छात्र आंदोलन। और छात्र आंदोलन के बाद वहाँ की जो सरकार थी वो सरकार को हटना पड़ा था। छात्रों के ऊपर गोली चली थी, हरि सिंह दर्शन सिंह शहीद हुए थे और उनको हटना पड़ा था। तो एक बहुत वाइब्रेंट आंदोलन छात्रों का वहां से पैदा हुआ था। तो उन छात्र आंदोलनों के साथ साथ नाटक भी होते थे, कविताएं भी होती थी, संभाषण भी होते थे। हमारे कॉलेज के ज़माने में मुझे नहीं मालूम कि देश के सबसे बड़े कम्युनिस्ट लीडर, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स और समाजवादी पार्टी के लीडर्स, बड़े बड़े कवि, इन सबको हमने अपने कॉलेज के ऊपर मंच दिया है, बुलाया है। तो ये सब जो हमें बताते थे, अपने जीवनानुभव बताते थे, अपनी साहित्य रचना हम लोगों को सुनाते थे, उससे हमारी मानस और चेतना बन रही थी। तो इन तमाम सारी चीज़ों को अलग अलग करके हम नहीं देख सकते थे। तब ये होता था कि अगर जेसी मिल में आंदोलन हो रहा है तो छात्रों का भी एक जुलूस उनके साथ जा रहा है, उनके साथ लड़ने के लिए जा रहा है। ये तमाम सारी चीज़ें उस समय होती थी, अलग अलग नहीं होती थी ये तमाम सारी चीज़ें। हम इन सारी चीज़ों के साथ जीते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय सामंतवाद विरोधी मोर्चा हम लोगों ने बनाया था। तब हिम्मत नहीं होती थी श्यामाचरण शुक्ल की और विद्याचरण शुक्ल की कि हमारे शहर के अंदर आए, उनकी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन हम छात्रों के द्वारा, छात्र उनको बुला करके लाते थे और अपने बड़े बड़े जलसे कराते थे, बड़ी बड़ी सभाएं कराते थे। हम लोगों ने A.K. गोपालन को बुलाया है, हमने बड़े बड़े लोगों को बुलाया, हमने V.K. कृष्णा मेनन को बुलाया, उनकी बड़ी बड़ी आम सभाएं कराई हैं। तो इनसे हमारी चेतना बन रही थी। लेकिन ये एक ऐसे नेता थे, जैसे मान लीजिए आप V.K. कृष्णा मेनन को सुन रहे हैं, तो V.K. कृष्णा मेनन केवल राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, उनके पीछे पूरा सांस्कृतिक परिदृश्य आता था, पूरा इतिहास आता था, पूरा आंदोलन आता था। उन तमाम सारी चीज़ों से हमारी चेतना बन रही थी और उन चीज़ों से ही हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। संगीत था ग्वालियर में संगीत था, शास्त्रीय संगीत की एक शाखा थी, तो दूसरी जनगीतों की पूरी परंपरा थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि बहुत बड़ा कोई इप्टा का आंदोलन ग्वालियर के अंदर नहीं था, लेकिन इप्टा के प्रभाव इतने ज्यादा थे कि वहाँ जितने भी जो नाट्य आंदोलन होते थे, चाहे वो आर्टिस्ट कंबाइन में नाटक हो रहे हों, चाहे कला मंदिर में नाटक हो रहे हों, चाहे कहीं का नाटक हो रहे हों, उनके ऊपर इप्टा का प्रभाव था, उस एजेंडे का प्रभाव था। और पूरे जन संबोधी नाटक सारे के सारे होते थे और वो लोग करते थे, हम उसमें हिस्सा लेते थे, हम सब उसके पार्ट बनते थे। तो ये हमारी उस समय की चेतना का कहना चाहिए आरंभ उस समय था। कविताएं लिखते थे, कविताएं करते थे। उस समय कवि सम्मेलनों का दौर था, कवि सम्मेलन के दौर में हम सुनाते थे। और एक हमारी हुटिंग ब्रिगेड भी हुआ करती थी जो रिएक्शनरी कविताओं को हुट करती थी बाकायदा। ये भी एक आंदोलन का हिस्सा था और बाकायदा हम उसको जस्टिफाई भी करते थे, अखबारों में लिख करके जस्टिफाई करते थे। जिस 1973 का उन्होंने जिक्र किया, उसमें तो बाकायदा एक हम लोगों ने हुटिंग की थी। और नई दुनिया में बहुत सारे पत्र अनिल कुमार ने लिखे थे, तो हम सारे लोगों ने पत्र लिखे थे, हाँ हम हुटर्स हैं। और हम हुटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हम गलत चीजों को नहीं स्वीकार कर सकते, न संस्कृति के मंच के ऊपर, न साहित्य के मंच के ऊपर। तो ये हमारी चेतना उस तरह से विकसित हो रही थी। तो एक तरह से सर्वसमावेशी जो परिदृश्य था, जो नेहरू नेहरा का था, एक स्वप्नदर्शी परिदृश्य भी था। उस एरा में हम लोग काम कर रहे थे। उस एरा से हमारी राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना पैदा हो रही थी। उसका नतीजा ये है कि एक बार कवि सम्मेलन में हम जब कविता पढ़ रहे थे, तब एंटी वार हमने कविता पढ़ी थी। पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उस समय एंटी वार कविता पढ़ी थी। उस एंटी वार कविता में हर लाइन पर बहुत क्लैपिंग हुई थी। करीब 15,000 ग्वालियर के मेले का कवि सम्मेलन था, करीब 15,000 दर्शक थे, हर लाइन पर क्लैपिंग हो रही थी। लेकिन अंत में 2 लाइनें जो थी युद्ध विरोधी, मैं पूरी कविता तो नहीं सुनाऊंगा, अंत में जो लाइनें थी उसमें था याहिया खान मुर्दाबाद, लाल बहादुर मुर्दाबाद। असल में लाल बहादुर मुर्दाबाद जो हम कह रहे थे, तो अपने राष्ट्र को चुनौती नहीं दे रहे थे, हम उस प्रवृत्ति को चुनौती दे रहे थे जो युद्धोन्माद हमारे अंदर पैदा कर रही है अनावश्यक रूप से। लेकिन जनता की चेतना तो उस तरह से, और एक तरह से कवि की, और खासकर किशोर वय की जिसका इन्होंने जिक्र किया, कुछ ज्यादा ही उछाल होता है। तो हमारी चेतना के स्तर में और अभिव्यक्ति के तौर तरीके में बहुत फर्क था। तो हमारे ऊपर बहुत पत्थर बरसे, पूरा कवि सम्मेलन तहस नहस हो गया, सब कुछ हो गया। इसी तरह से ग्वालियर के मेले में जैसे सोवियत स्टॉल आए किताबों के लिए,
या एक तरह से झांसी का एक स्टॉल आया था, उसमें तथाकथित रूप से एक लाल किताब रखी हुई थी, तो उसके ऊपर हमला कर दिया था सारे रिएक्शनरीज लोगों ने। तो हम विद्यार्थियों ने, साहित्यकारों ने, सब लोगों ने मिलकर के उसकी रक्षा के लिए बाकायदा डंडे लेकर के वहां जाते थे। तो इस तरह का उत्साह हमारे अंदर था। जब जुलूस निकलता था, सामंतों का जुलूस निकलता, राजा का जुलूस निकलता था एक हाथी के ऊपर सवारी होकर के, तो हम दूसरी तरफ से अपना जुलूस ले जाते थे, सामंत विरोधी जुलूस ले जाते थे। पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। बड़े बड़े ग्वालियर में फिर आंदोलन हुए हैं, छात्र आंदोलन ग्वालियर से शुरू हुआ है और मध्य प्रदेश भर में फैला है। उस समय की बात मैं कह रहा हूं कि चाहे रेडियो हो, चाहे बीबीसी हो, चाहे वॉइस ऑफ अमेरिका हो, चाहे सोवियत जो भूमिका या सोवियत लैंड की जो रेडियो और उसकी, वो सब स्टूडेंट मूवमेंट को कवर करते थे, उनसे इंटरव्यूज लेते थे। बड़े बड़े लोग हैं, जयपाल छात्र ने तो एक छात्र नेता से इंटरव्यू लिया था, ढाका में एक बहुत बड़े छात्र नेता हुए थे, उनका इंटरव्यू बड़े बड़े लोग लेते थे। तो ये चेतना हमारे अंदर पैदा कर रही थी। तो हमको ऐसा लगता था कि हमारा तो भविष्य जो है हम हमारे ही हाथों में है। हमको ही अपने भविष्य को, कुछ गलतफहमी भी थी और कुछ ऐसा लगता था कि हमको ही इस देश को संभालना है। तो ये एक उत्साह लोगों के अंदर भरा था। ये कोई निजी बात नहीं है, ये पूरा माहौल ऐसा था, हर व्यक्ति अपने को इस तरह से समझता था। तो ये इसमें हमने हमारे साहित्य में सीधे सीधी खड़ी खड़ी बातें भी इसलिए आई, जिसको बहुत लाउड कहा जाता है। बहुत सारे लोग उसकी आलोचना भी करते हैं कि आप बिल्कुल सपाट बयानी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन सीधे सीधे तौर पर जन संबोधी कविताएं और आंदोलन धर्मी कविताएं हमने की हैं। हम मजदूरों के साथ जुड़े को दूसरे दौर में चर्चा करेंगे। साक्षरता आंदोलन भी उसका कैसे बाई प्रोडक्ट है और किस तरह साक्षरता आंदोलन ने उसमें अपनी भूमिका बनाई है, ये दूसरे दौर में बातचीत करेंगे। और आपकी एक बात को एक सूत्र वाक्य के तौर पर हम लेते हैं कि उस दौर में आंदोलनों को हम टुकड़ों में बांटकर नहीं देख सकते थे। देश एक समग्रता के विकास में जा रहा था, तो वहां देश को बनाने में भी, लेकिन प्रतिरोध की शक्तियों में भी सब एक साथ थे। ट्रेड यूनियन के मूवमेंट में छात्र आंदोलन के लोग शामिल हो रहे थे। छात्र आंदोलन को मजबूती देने के लिए हमने देखा है कि परसाई जी तक तमाम सारे साहित्यकार मौजूद होते थे। ये उस दौर की आते थे, बिल्कुल सब जगह। तो ये कहीं हमने बाद में बिखरते हुए भी देखा। और आज जब हम जहां पर हैं, तो आप जिस समय का जिक्र कर रहे थे कि वहां महत्व और प्रसंग जो कार्यक्रम एक तरह से प्रतिरोध के कार्यक्रम थे, वो हिट हो रहे थे और शासकीय कार्यक्रमों को हूट करने की ताकत भी थी। आज शासकीय कार्यक्रमों को हूट करना या उनके प्रतिरोध में बात करना एक तरह से देश के खिलाफ खड़े हो जाने जैसा दिखता है। और इस समय में जब मैं राजेश जी के पास आता हूं, तो इस चिंता को मैं साझा करना चाहता हूं कि हमने पिछले 6 सालों में खासतौर पर ये देखा है कि सत्ता के खिलाफ लिखा हुआ साहित्य देश के खिलाफ लिखा माने जाने लगा है। अभिव्यक्ति की बात और तर्क की बात एक तरह से उसको खारिज किया जा रहा है, और न केवल खारिज किया जा रहा है, बल्कि हमने देखा कि बुद्धिजीवी को विलेन की तरह पेश करने की कोशिश हो रही है। और हमने वो भी देखा कि किस तरह से साहित्यकारों ने जिसको शुरू किया, बाद में फिल्मकारों ने और वैज्ञानिकों ने जिसका अनुसरण किया, कि हम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के समर्थन में हमको जो पुरस्कार मिले हैं, जो सम्मान मिले हैं, उनको हम वापस करते हैं। इसको एक तरह से बड़े हास्यास्पद तरीके से, भोंडापन के तरीके से उसको बोला जाने लगा। अवार्ड वापसी गैंग का नाम दिया गया। तो एक तरह से हम ये देखते हैं कि अभिव्यक्ति जहां पे खतरनाक काम पहले भी था, खतरनाक काम मेरे ख्याल से 4 दशक पहले भी अभिव्यक्ति हमेशा सहज नहीं थी, लेकिन आज उसको देश विरोधी और एक कदम जाकर के हास्यास्पद बताने की जो कोशिश हो रही है, वैसी दिशा में आप अपने अनुभवों को शुरुआत से लेकर के अब तक के कैसे संक्षेप में समेटेंगे, राजेश जी? साहित्य में आया जी। 71 का साल वो साल था जब कांग्रेस विभाजन के बाद इंदिरा गांधी पुनः बहुत ताकत में वर होकर उभरी थी। और अक्सर होता है कि जब जब कांग्रेस कमजोर होती है या संकट में होती है, तो वो टूवर्ड्स लेफ्ट जाती है, सेंटर टू लेफ्ट हो जाती है और वामपंथी नारों की तरफ जाती है। इसीलिए प्रीवी पर्स बंद होना, बैंकों का नेशनलाइजेशन, तो एक खास तरह का वामपंथी उत्साह उस समय पैदा हो रहा था। और यही वो समय था जब दूसरी तरफ चारू मजुमदार गिरफ्तार कर लिए गए थे और 72 में
चारू की मृत्यु हुई जेल में। और उस समय के बहुत ही चर्चित कवि वेणुगोपाल, जो कि जेल में रह चुके थे कागज नगर में, उन्हें गिरफ्तार किया गया था और सारी पत्रिकाओं में इस तरह प्रचारित था कि उन्हें कविता के लिए, साहित्य के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है या दंडित किया गया है। तो हम लोगों के लिए वो हीरो थे। और जब वो आए और उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैंने साहित्य को जानना ही तब शुरू किया। मैं तो साइंस का विद्यार्थी था, साहित्य के बारे में बहुत ज़्यादा जानता नहीं था। कुछ तुकबंदी वाली कविताएं जैसे कि हर कोई बचपन से लिखता है और कॉलेज के डेज में कि हमें प्रतियोगिता में जाना है और उसके लिए एक कविता तैयार करता है, तो उस तरह की कविताएं हम लिखा करते थे और कुछ नहीं। पर वेणुगोपाल आए तो उसके बाद पहली बार जानना शुरू हुआ कि कैसा क्या है। तो उसमें जो जिस प्रभाव में कविता लिख रही थी, एक तो नक्सल प्रभाव वो था थोड़ा सा पहले का, और वही समय था जब कविता का दृश्य बदल रहा था, साहित्य का दृश्य बदल रहा था। और चारू की डेथ होने के साथ ही कहना चाहिए कि नक्सलवाद के प्रथम अध्याय की एक तरह की समाप्ति हो रही। तो एक तो ये दृश्य था और उसके सामने एक नया सवाल ये था कि किस तरह का डेमोक्रेटिक और लेफ्ट साहित्य आएगा। 73 में एक बहुत बड़ा काम ये हुआ कि 56 में जो प्रगतिशील लेखक संघ समाप्त हो चुका था, उसको पुनर्गठित करने के लिए बांदा में एक बड़ा भारी सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें सारे लेफ्ट, सब तरह के लेफ्ट को बुलाया गया। बिल्कुल मैं वेणुगोपाल के साथ साथ गया। मेरी एक कविता तब तक छपी थी और मुझे कोई नहीं जानता था और किसी को मैं भी नहीं जानता था, यानी किसी लेखक को मैं नहीं जानता था, सिर्फ वेणुगोपाल के अलावा। वहाँ गए और बहुत सारे लेखकों से मिले और बहुत सारे लेखकों से मिलते हुए उनकी बातें सुनते हुए, हालांकि बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती थी, इसलिए कि साहित्य के बारे में बहुत कम जानता था। तो पर वो एक बहुत बड़ी कोशिश थी। पर जब उसकी अंतिम एक बड़ी मीटिंग होती है हर इस तरह की लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के सम्मेलन में, जिसमें राजनीतिक प्रस्ताव रखा जाता है, तो बाबू केदारनाथ अग्रवाल और डॉक्टर रणजीत ने वो आंदोलन, यानी वो बुलाया था, सम्मेलन बुलाया था। तो जब वो राजनीतिक प्रस्ताव की मीटिंग हुई, उसके अध्यक्षता कर रहे थे मनमथ नाथ गुप्त, जो कि अच्छे खासे बॉक्सर थे, और सब लोग थे, धूमिल थे, चंद्रभूषण तिवारी थे और बहुत सारे लोग, सब्यसाची थे। तो वहाँ ये हुआ कि प्रगतिशील लेखक संघ के जो लोग थे उनने एक प्रस्ताव रखा जिसमें इंदिरा गांधी को सपोर्ट करने की, क्योंकि जो 71 में जो एलाइन हुआ था वही एक जो धारा थी उसको वहाँ रखा गया, जिसका विरोध हुआ और वहाँ से वो दो फाड़ हो गया। और बहुत सारे लोग एक साथ, जो कहना चाहिए जो सीपीएम के नज़दीक थे, ऐसे लेखक जिसमें कर्ण सिंह चौहान, सुधीश पचौरी, सब्यसाची, इस तरह के बहुत सारे लेखक सब ने बाहर हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, इस प्रस्ताव को पास नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली ये हुआ कि प्रस्ताव नहीं पास हुआ, राजनीतिक प्रस्ताव नहीं पास हुआ और एक तरह के दो और हो गए। और इस सारे इम्प्रेशंस के साथ हम लोग भोपाल लौटे थे। वैसे भोपाल में सीपीएम नहीं थे तब तक जी। और भोपाल में लेखक संघ भी एक बहुत ही प्राइमरी सी यूनिट की तरह लेखक संघ था। शशांक शायद उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, ऐसा कुछ बना था वो। तो वो कोई बहुत यानी वैसा नहीं था जो जैसे एक तरह का आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहें, वो तो वो नहीं था, पर था प्रगतिशील लेखक संघ। पर वहाँ से लौटने के बाद का एक असर ये हुआ कि एक तरह की चर्चाएं शुरू हुई और एक तरह से लिखना शुरू हुआ। तो ये वो दृश्य था जिसमें लग रहा था, यानी 74 तक कहना चाहिए, जब तक जयप्रकाश आंदोलन होता है। तो जयप्रकाश आंदोलन तक एक बहुत बड़ा उत्साह था कि अब बस क्रांति होना है इस देश में और इसमें कुछ
बदल जाना है, इस समाज को बदल डालेंगे। 74 में जयप्रकाश आंदोलन हुआ बहुत बड़ा, और उसमें पुनः एक विवाद, एक तरह का विभेद खड़ा हुआ। मेरे सहित बहुत सारे लोग थे जो 74 के उस आंदोलन में साथ थे, और दिलचस्प ये हुआ कि एक दिन काफ़ी लाठीचार्ज हुआ भोपाल में। तो हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था प्रोग्रेसिव स्टूडेंट का, जिसमें स्टूडेंट कोई नहीं था। मतलब हम सब लोग, जगत पाठक थे उसमें, SYS से जी मैं था, और बहुत सारे इस तरह के लोग थे। और उनने एक कागजी संगठन था और कागजी काम करते थे हम लोग। तो एक वो दिया पेपर में, एक तत्काल जारी किया कि बयान के जिस दिन का लाठीचार्ज हुआ है, इसके लिए हम चाहते हैं कि दूसरे दिन भोपाल बंद हो। तो भोपाल बंद का आह्वान किया। भोपाल बंद के आह्वान और भी बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि लाठीचार्ज काफ़ी भयानक हुआ। तो हुआ, और दूसरे दिन गोली चली और काफ़ी गदर मच गया। मतलब 8 लोग उसमें मारे गए। तो भोपाल में एक बहुत बड़ी घटना थी वो, क्योंकि भोपाल में इस तरह आंदोलनों में ये शायद पहला आंदोलन था जिसमें इतने लोग मारे गए, गोली चली। ये ऐसा कभी भोपाल में हुआ नहीं था। तो ये एक बड़ी घटना थी और इसने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला। तो जयप्रकाश आंदोलन तो जैसा था वैसा था, खत्म हुआ गया जो कुछ हुआ। तो पर उसका असर बहुत था, पर उस पर विवाद भी था, क्योंकि जयप्रकाश आंदोलन जिस ढंग से बहुत सारे चीज़ों को मिलके बनना था, उसमें दक्षिणपंथी भी थे, पर एक धारणा उसके बिल्कुल पक्ष में भी थी, और वो भी एक लेफ्ट था। तो ये हुआ और इमरजेंसी लग गई उसके बाद 75 में आते आते। और ये एक बड़ी भारी घटना थी जो फिर भारतीय के बाद एक बहुत ही अजीब सी स्थिति पैदा हो गई। कलबुर्गी एक ऐसे लेखक थे जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। तो दिल्ली में बहुत सारे लेखक साहित्य अकादमी के पास गए और उन्होंने कहा कि आप इन पे एक शोक सभा करें। ये बहुत ही साधारण सी मांग थी साहित्य अकादमी के साथ। साहित्य अकादमी के सामने, पर साहित्य अकादमी ने कहा कि नहीं, उनकी नेचुरल मौत नहीं हुई है, स्वाभाविक मृत्यु नहीं है, इसलिए उसे कैसे श्रद्धांजलि दी जा सकती है। जैसे इसमें कोई, यानी इंश्योरेंस श्रद्धांजलि के लिए स्वाभाविक मृत्यु होना आवश्यक है। ये पहली बार, ये बहुत ही विद्वत्पूर्ण, यानी उसके जो अध्यक्ष थे वो बहुत ही विद्वान थे, तो विश्वनाथ तिवारी। तो ये आश्चर्यजनक था। अच्छा, उनने मना कर दिया कि नहीं, हम साहित्य अकादमी में वो नहीं करेंगे। इससे वो शुरू हुआ, पर उसी के बाद हुआ ये कि इतनी तेजी से वो लिंचिंग वाले वो शुरू हुए, आफाक की मृत्यु होना और तमाम ट्रेन में घटनाएं। हाँ, ट्रेन की घटनाएं तक, तो और आगे गोली लंकेश वगैरह की बात की घटनाएं। तो अब बहुत, मैं तो बाहर जा रहा था, विदेश जा रहा था, बम्बई में था, मैं न्यूज़ सुन रहा था बेटी के यहाँ, और मुझे लगा कि यार अब नहीं, अब इसे बर्दाश्त नहीं किया। मैंने वहाँ से मंगलेश को फ़ोन किया और मैंने कहा कि अब पुरस्कार लौटाए आ जाए। तो उसने कहा ठीक है, मैं तो तैयार हूँ। तो मैंने कहा तुम वहाँ से बयान दे दो और ये लिख देना कि मैं जैसे ही लौटूँगा वैसे ही मैं चेक और वो भेज दूँगा। फिर उसके बाद तो सिलसिला ऐसा चला कि पंजाबी के अधिकांश और ये एक पहला मौका था हिंदुस्तान के इतिहास में, कहना चाहिए, कि जिसमें बंगला साहित्य ने लीड नहीं ली। जी, हमेशा होता था कि बंगाली का साहित्यकार लीड लेता था किसी भी आंदोलन। हिंदी, ये पहली बार था कि जिसमें हिंदी के लोगों ने लीड ली, और बंगाल के साहित्यकार सिर्फ एक प्रस्ताव पास करके रह गए। एक भी बंगाली लेखक ने पुरस्कार वापसी नहीं की। पंजाबी के लोगों ने की, दक्षिण भारत के लोगों ने की, मराठी के लोगों ने की, अंग्रेजी 50 से ज़्यादा। अंग्रेजी के तो शुरू में ही उन्होंने नयनतारा सहगल ने किया। तो 50-60 से ज़्यादा लेखक, फिर वो फिल्म मेकर्स और फिर और तमाम कलाओं से जुड़े लोगों ने
ठीक है, उसका बहुत ही, क्योंकि एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई, पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा था। हालांकि इंडिविजुअली टैगोर ने कभी सर की उपाधि वापस की थी से लेके, पर वो इंडिविजुअल किस्म की छोटी छोटी सी घटनाएं होती थी। ये पहली बार था कि इतनी थोक में लेखकों, ये सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। तो क्या हुआ कि हिंदी पेपर तो खैर जैसा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है तो हिंदी के अखबार तो ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में, पता नहीं वो काय के लिए पेपर निकाल रहे हैं, ये नहीं मालूम। उन्हें नमक बेचना चाहिए कायदे से, जैसा कि भास्कर बेचता है तो अच्छा है। हम लोगों ने भास्कर वालों को कई बार समझाया भी, पर बहरहाल तो हुआ ये कि इंग्लिश पेपर ने उसको टेकअप किया जी, और वो बड़ी एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई। और उसी समय बिहार का चुनाव दुर्भाग्य से था, तो वो हार गए। बाद में नीतीश कुमार जी ने बहुत ही अच्छा गच्चा दिया, तो वो एक अलग बात है, पर उस समय तो हार गए। और वहाँ पे जीतने के बाद शरद यादव समेत बहुत सारे लेखकों ने इस बात को कहा कि लेखकों के पुरस्कार वापसी का से हमें बहुत यानी ताकत मिली, यानी इस चुनाव को जीतने में। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी जिससे सरकार, जिस तरह की सरकार है उसे झटका लगना चाहिए था। भर्तृहरि नाम के एक 3री सदी के कवि हुए हैं संस्कृत में, जिनने आश्चर्यजनक है कि उनने मूर्खता पर इतने सारे श्लोक लिखे कि आश्चर्य होता है कि उन्होंने कहा कि मूर्खों के साथ अगर स्वर्ग में भी बैठने को मिले तो नहीं बैठूंगा। तो यानी इस हद तक हो गए। तो हमारी जो वर्तमान सरकार थी उसको मूर्खता से कुछ ज़्यादा लगा प्रेम, बहुत ही ज़्यादा। तो वो अपनी मूर्खताओं के चलते ये तय था कि उसे बुद्धिजीवियों का विरोध करना चाहिए था। अभी भी कर रही है, बहुत सारे बुद्धिजीवी जेल में हैं जी, और अर्णव गोस्वामी जैसे आदमी 3 दिन में बाहर आ जाते हैं, पर सुधा भारद्वाज जेल में ही रहती हैं, वरवर राव जेल में रहते हैं, जिनकी हालत ख़राब हो रही है, बुरी हालत में हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग अंदर हैं, गौतम नवलख और ये और सब इन लोगों को। तो ये जो प्रॉब्लम है कि 2 चीज़ों का एक अजीब कॉम्बिनेशन होता है, मूर्खता का और क्रूरता का जी, जो इस सरकार को बनाता है। इसी युग से ये सरकार बनती है, यानी इसके सारी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मूर्खता और क्रूरता के उससे। तो इस समय ये एक बड़ा भारी संकट है, क्योंकि जितने बड़े आंदोलन बनना चाहिए थे इसके विरोध में वो नहीं बन रहे हैं। और उसके बीच में एक बड़ा कारण है कि जो मिडिल क्लास है उसे 6ठे वेतन आयोग ने बहुत बुरी तरीके से करप्ट किया, और उसके बाद से वो लगातार करप्ट हुआ है। और वो अब जैसे पहले एकदम मिडिल क्लास की एक बड़ी भूमिका होती थी हर आंदोलन में, वैसी भूमिका अब नहीं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा संकट का समय है, और जिसमें मिडिल क्लास की बड़ी भारी संख्या जो है वो आंदोलनों में नहीं आ रही। तो सवाल तो वही है कि कैसे दक्षिणपंथ से आप फाइट आउट करेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। ट्रंप हार गए हैं तो उम्मीद जगती है बीच बीच में कि चलिए जब ट्रंप हार सकते हैं तो और भी आगे कुछ हो सकता है। तो बाकी ये सवाल है और उसके लिए लिखा जा रहा है, और ये सही है कि उसके लिए जितने बड़े आंदोलन होना चाहिए वो नहीं है। शुक्रिया राजेश जी, और आपने काफ़ी सारी चीज़ों पर रोशनी डाली, और मुझे लगता है कि वहाँ से शुरू किया जहाँ से एक तरह से वो प्रस्थान बिंदु बनता है भारत की राजनीति में। 70 का दशक जहाँ इमरजेंसी भी आती है, फिर जहाँ इमरजेंसी ख़त्म भी होती है, एक प्रयोग होता है, वो प्रयोग भी असफल होता है, और वापस राजनीति पुराने ढर्रे पर आती है, और एक तरह से सारी चीज़ें खारिज हो जाती हैं कि कुछ भी बदलता नहीं है दरअसल। और ये जो कुछ भी नहीं बदलने का भाव है, ये बाद में कई मामलों के कारण स्थायी होता जाता है। और सबसे आखिर में हमने देखा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हुआ, उम्मीदें जगी, और उस उम्मीदों के बाद फिर वो ख़त्म हो गया, एक राजनीतिक पार्टी बन गई, और जिसको हम लोग बोलते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी लॉ फ्रेम एक्टिविटी थी वो, जो कि ख़त्म हुई। तो वो पार्टी अब एक सामूहिक लक्ष्मी पूजा कर रही है बिल्कुल और लोगों को संदेश दे रही है कि आप भी करिए हमारे साथ। करिए, मतलब
तो ये विचित्र समय है और इसलिए मैं इस बात को ईश्वर भाई के पास ले जाता हूँ कि आपने कहा कि हमारे समय की जो सरकार है उसको मूर्खता से कुछ विशेष लगाव है। दरअसल सरकार को अगर ये लगाव हो तो हम उसे क्षम्य घटना मान सकते हैं। सरकारों को मूर्खता से लगाव होना ही चाहिए क्योंकि वो उनकी रक्षा भी करती है। लेकिन ये जो मूर्खता से लगाव या कहें कि बुद्धि से दुश्मनी, ये एक तरह से समाज की सामूहिक चेतना का हिस्सा जब बनने लगता है और वो बनता हुआ नज़र आता है तो और वो सपने टूटते हैं जिन सपनों का राजेश जी जिक्र कर रहे थे कि बहुत सारा यूटोपिया भी था, बहुत सारा ये था कि दुनिया बस बदलने वाली है। हम लोग ये देखते थे कि बहुत सारे लोग सोवियत संघ को उन नज़रों से देखते थे कि ये एक स्वर्ग बन गया है, इस तरह का स्वर्ग बनाना है। फिर दूसरे मोहल्ले में भी एक स्वर्ग बन गया तो फिर कहा कि पुराना वाला अच्छा नहीं था, ये वाला अच्छा है, हम इसको बनाएंगे। लेकिन हमने दोनों को क्षरित होते हुए देखा और अब वो किसी के सपने नहीं बचे। फिर सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया और वो एक तरह से सपना ही नहीं बचा। तो ये जो सपनों के ख़त्म होने का दौर है, एक सपना इमरजेंसी के बाद जनता सरकार के पतन से ख़त्म होता है, दूसरा सपना 1991 में ख़त्म होता है, तीसरा सपना हमने देखा कि जो थोड़ा बहुत कुछ लोगों का बना था वो 2011 में ख़त्म होता है। और नई नई चीज़ें, मतलब मंडल, भूमंडल के बाद मंडल और कमंडल आ जाता है। इन सब से जो आप अक्सर एक जिक्र करते हैं ग्रामसी का उदाहरण देते हुए कि समाज में जो संस्कृति का वर्चस्व है उसको इस सारे संदर्भ में हम लोग कैसे देखते हैं और वहाँ से कैसे आगे रास्ता निकलता है, मैं आपसे जानना चाह रहा था। हाँ, ये आपके सवाल में काफ़ी बड़ा फलक है, तो इसके लिए मुझे पहले कुछ थोड़ी सी भूमिका बनानी पड़ेगी। देखिए, अभी हमारे वरिष्ठ रचनाकार साथियों ने एक 70 और 80 के दशक की बात की। एक दशक का समय जो है वो एक सामाजिक और राजनीतिक समय होता है, लेकिन कहीं का भी, चाहे वो जबलपुर हो, ग्वालियर हो, रायपुर हो, कहीं का भी सामाजिक राजनीतिक समय जो होता है वो सिर्फ क्षेत्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय संस्कृति नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रभाव में बनता है। और जिसको हम ये कह सकते हैं कि विश्व इतिहास में फिर ये भी आ गया कि विश्व में जो प्रमुख उत्पादन पद्धति है पूंजीवाद, उसके भीतर क्या करवटें बदल रही हैं, उसके अंतर्विरोध कैसे जागरूक हो रहे हैं। तो हम एक ख़ास तौर पे 60 का क्रांतिकारी वक्त देखते हैं, 60 और 70 का, है ना। 80 का हम एक शांति वाला एक वक्त देखते हैं, लेकिन जहाँ वो पराभव हो रहा है उन क्रांतिकारी शक्तियों का। और 90 के दशक में ही हम एक नव उदारवादी जो समय दुनिया के पैमाने पर हम बनता हुआ देखते हैं, और साथ में हमारे भारत के पैमाने पर एक हिंदुत्व की अस्मिता के गठित होने का समय भी 90 के दशक में, वो दोनों वो साथ साथ हैं। और 90 का जो समय जो शुरू हुआ है, वो जो प्रवृत्तियां 90 के दशक में शुरू हुई हैं, इसका मतलब यह है कि 80 का जो था, जो 70-80 का जो एक आश्वस्ति और तसल्ली और क्रांति की सपनों का संसार था, वो एक्चुअल में तो 90 से ही, जो आपने बिल्कुल सही कहा, 90 से ही वो पटरी से उतर गया था और वो आज तक 2020 में आ गया है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा तीखी हो गई हैं, ये जो दोनों समय जो शुरू हुए। देखिए, आज की सबसे बड़ी जो दिक्कत है, जो आपने संस्कृति की बात की, देखिए मेरा मानना ये है, मैं माफ़ी मांगते हुए वरिष्ठ साथियों से कहूँगा कि हम लोग कई बार बहुत ही जल्दी में ये कह देते हैं कि जनता मूर्ख है, जनता समझ नहीं पा रही है ना, तर्क को नहीं समझ पा रही है। लेकिन आप ये पूछिए कि कहाँ पे समझ लिया गया तर्क को? क्या चीन में समझ लिया गया? या जो उदारवादी कांग्रेस है, कांग्रेस जो है वो खुद को ही अपना नहीं संभाल पा रही है, उसकी विचारधारा क्या होगी उसको यही पता नहीं है, तो क्या उदारवादियों का तर्क ज़्यादा मजबूत है हो गया? तो देखिए, सवाल ये नहीं होता है, सवाल ये होता है कि एक समय की संस्कृति है और उसमें बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं, जो प्रवृत्तियां एक दूसरे के साथ में लड़ रही हैं। अगर उस प्रवृत्ति की कोई भी अगर धारा गहरी छानबीन करने से कतराती है ना, तो फिर वो आगे बढ़ नहीं सकती। क्योंकि आज का समय जो है, आज का समय देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ी बात जो अभी बात सामने आई कि चाहे वो परसाई जी भी जहाँ से बोल रहे थे या राजेश जी जहाँ से बोल रहे थे
वो एक उम्मीद का समय था। किसी को उदारवाद में उम्मीद थी, उदारवादी लोकतंत्र में उम्मीद थी, किसी को वामपंथ में उम्मीद थी। लेकिन आज अगर जो दो बड़े महाआख्यान हैं, है ना, एक तो उदारवादी महाआख्यान है जो विकास के वायदे के साथ में टिका हुआ था, चाहे वो नेहरू हो चाहे वो इंदिरा गांधी हो, उनका वायदा ये था कि चाहे वो 20 सूत्री कार्यक्रम हो कि हम राष्ट्र को बना रहे हैं और हम राष्ट्र का विकास कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि ये विकास का जो आख्यान है इसको बनाए रखने के लिए उन्होंने एक समय पे 90 में आके कहा कि अगर हम नव उदारवाद की तरफ नहीं जाएंगे तो ये विकास का आख्यान बंद हो जाएगा। और उन्होंने उस समय विकास की जो पैकेजिंग है, नरसिम्हा राव के पहले जो विकास कहा जा रहा है और नरसिम्हा राव के बाद जो विकास कहा जा रहा है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो विकास को एक नव उदारवाद के बगैर वो विकास हो ही नहीं सकता, कोई भी जो राज सत्ता है। और अगर आपको बंगाल में भी अगर विकास करना है तो आपको नव उदारवाद के रास्ते पे ही चलना पड़ेगा। ये जो एक उन्होंने संदेश दिया, तो 90 में अगर हम देखते हैं कि बिल्कुल समय पूरी तरीके से बदल गया। लेकिन आज 2020 में आज विकास की जो बात है, आज पूंजीवाद विकास की बात कर ही नहीं सकता है। उसकी जीडीपी सारी दुनिया में भूमंडलीकरण बैठ गया है, विकास की बात बैठ गई है। दूसरी बात है पर्यावरण का मुद्दा आ गया है कि आप विकास भी करेंगे तो उसके साथ में बहुत सारे आपको किंतु परंतु लगाने पड़ेंगे। तो एक उदारवादी जो विचारधारा की जो बढ़त थी वो अपने आप जो उसकी चमक बहुत, हाँ, पुराने जो उदारवादी हैं वो कह सकते हैं कि नहीं हम प्रतिबद्ध हैं, हम तो जो है कुछ भी हो जाए, दुनिया बदल जाए, हमको तो वही दिख रहा है, तो वो अपने काम करेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उदारवाद में, उदारवादी संस्थाओं में बचाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि उस विचारधारा की चमक जो है वो काफ़ी फीकी हो गई है। उसके साथ जो जुड़ा हुआ यूटोपिया था वो यूटोपिया कमज़ोर पड़ गया है। वहीं जो आपने खुद ही बहुत अच्छे से बात रखी, वामपंथ के साथ जुड़ा हुआ जो यूटोपिया था वो भी कमज़ोर पड़ गया है। 89 में जो सोवियत यूनियन था, उसके बाद में जब सोवियत यूनियन रहा तो लोग चीन को दिखाया करते थे, लेकिन चीन भी जब नव उदारवाद के रास्ते पे चला गया, उसके बाद में ये हुआ कि लैटिन अमेरिका आया, लेकिन लैटिन अमेरिका के जो नववाम हैं वो बहुत आगे बढ़ा नहीं। तो एक समाजवादी यूटोपिया और उदारवादी यूटोपिया दोनों के अपने आंतरिक अंतर विरोध हैं, उसको सुलझाने की कोशिशें चल रही हैं, होनी चाहिए। उस समय में क्या हुआ कि दुनिया यूटोपिया विहीन हो नहीं सकती। कभी भी जो लोग कहते हैं कि रोमांटिसिज्म के खिलाफ में बात जो करते हैं उनको असल में मानव प्रवृत्ति की समझ नहीं होती। दुनिया कभी भी रोमांटिसिज्म से युक्त नहीं हो सकती। उसी समय जो है एक धर्म का आप देखेंगे और अस्मिताओं का, और उसके पीछे अगर आप देखेंगे कि अस्मिताएं सारी दुनिया में बहुत तेजी के साथ में वापसी करती हैं। और भारत में एक बहुत बड़ा एक अजीब सा सवाल है कि बहुत सारी अस्मिताएं ऐसी हैं जिनके साथ में ऐतिहासिक न्याय नहीं हुआ है। तो वामपंथ भी अस्मिताओं की भाषा जो है उसको अपनाता है, और जो है वर्ग का उसको लगता है कि वो पहले वर्ग बोल रहा था लेकिन फिर वो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो अस्मिताओं का जो ये विमर्श जो बनता है, उस अस्मिताओं के विमर्श में बाकी आपकी अस्मिताएं नहीं उभर पाती हैं, लेकिन एक सांप्रदायिक अस्मिता को उभारने की कोशिश की जाती है और वो कामयाब हो जाती है। और वहाँ पे मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा उसको वो करने के, कि जो वर्चस्व की बात है, लेकिन ये अब तो बहुत सारे लोग बोल चुके हैं, प्रभात पटनायक बोल रहे हैं, एजाज अहमद बोल रहे हैं, काफ़ी लोगों ने बोला है, अभी अभय कुमार दुबे का बहुत अच्छा काम आया है। लेकिन दिक्कत असल में क्या है कि जो प्रगतिशील और वामपंथी जो संस्कृति है उसकी एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि अपने समय के जो सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवी होते हैं उनकी बातें बहुत ध्यान के साथ में नहीं सुनी जाती। तो अब एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो सांस्कृतिक वर्चस्व, जब तक धर्मनिरपेक्षता का सांस्कृतिक वर्चस्व था तो भाजपा जो है या उसके साथ जुड़ी हुई ताकतें वो बचाव की मुद्रा में रहती थी। वो ये कहती थी, उनको सूडो सेकुलरिज्म का नारा लगाना पड़ा। लेकिन आज उन्होंने अपना वर्चस्व बना लिया है, और ये चीज़ें हमको ये भी बताती हैं, ये बात ये भी बताती है कि जो संस्कृति की जो समझ है
उदारवादियों की और वामपंथी लोगों की, उनको शायद उस पर एक पुनर्विचार करना चाहिए आज के समय में कम से कम। उनकी जो संस्कृति है वो आधुनिक संस्कृति है। अगर कोई आदमी आधुनिक पेंटिंग को नहीं समझता है, अगर कोई आदमी आधुनिक कविता को नहीं समझता है, तो वो इनकी संस्कृति में आ ही नहीं सकता। तो ऑलरेडी जो है ये आप एक देखिए कि बड़े जनता के उसमें ये टापू हैं, ये बौद्धिकता के और सांस्कृतिक उन्मेष के और सांस्कृतिक प्रतिभा के ये टापू हैं, जिनका जनता के साथ में उस तरीके से कोई ताल्लुक नहीं है। और उसमें बहुत सारी, ठीक है कि हम बहुत ही विचित्र समय में, क्योंकि देखिए भारत में अगर हम बैठकर यहाँ पर बात कर रहे हैं तो भारत की स्थिति में, और हम जहाँ पे मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, जहाँ बस्तर से लेके श्योपुर तो अगर हैं आदिम जाति के, जहाँ पे हैं हम लोग एक साथ, जिसको कहा जाता है कि असमान समयों की एक क्षणिकता, यानी अलग अलग सामाजिक राजनीतिक समयों में हमारा समाज रह रहा है। एक समाज आदिम में है, एक समाज किसानी लोक संस्कृति में है, एक समाज शहरी संस्कृति में है, एक समाज उस शहरी संस्कृति की आधुनिक संस्कृति को भी तोड़कर उत्तर आधुनिक और उत्तरोत्तर आधुनिक संस्कृति में जाना चाहता है, और ये कहता है कि अरे आधुनिक बुद्धिजीवियों, आप हमारी बात ही नहीं समझते हैं, वो तो हम उत्तर आधुनिकता तक पहुंच चुके हैं। और जो उस उत्तर आधुनिकता को कहता है कि नहीं, यहाँ तो उत्तर आधुनिकता आई नहीं, हम तो आधुनिकता हैं, लेकिन भाई आधुनिकता भी कहाँ से आप ले आए थे, कब आ गई है? तो ये जो सारे सवाल हैं, तो आज मुझे लगता है कि ये कलाकार, रचनाकार और बुद्धिजीवी का सबसे बड़ा, के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो जनता को पूरी तरीके से समझता है, क्या वो जनता को समझता है, क्या वो जनता के नब्ज, उसके हाथ में जनता की नब्ज है, क्या वो जनता किन समय में जी रही है, कहाँ पे जी रही है, क्या उसको पता है, या उसकी जो तमाम जो परियोजनाएं हैं, अगर वो जनता ने उसको खारिज कर दिया तो क्या सारी गलती जनता की ही है? ये एक सवाल में मतलब मुझे इसलिए लगता है कि अब कोई उपाय नहीं है। इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण और पुनर्विचार, सबको अपने अपने घरों पे ये दो शब्द लटका देने चाहिए, और इसके बगैर कोई उपाय नहीं है कि हम इस आज की परिस्थितियों को तोड़कर आगे जा पाएं। बहुत शुक्रिया ईश्वर भाई, और आपने बहुत सारी तहों को खोला। कई बार हम लोग जिस तरह से सोचते हैं चीज़ों को लेकर के कि दरअसल हम बहुत समझदार हैं और काफ़ी सारी अज्ञानता जनता के अंदर है, और जो हम बात कर रहे हैं वो जनता समझ नहीं पा रही है। तो इसको उस तरह से भी देखने की कोशिश करनी चाहिए, जैसा आपने कहा भी कि थोड़ा हम अपने गिरेबान में भी झांकें, थोड़ा आत्मालोचना भी करें कि दरअसल हम जो कह रहे हैं वो कितना उसके काम का है, कितना उसको समझना चाहिए। ये सवाल भी हमें अपने से पूछना चाहिए। और इसलिए मैं दूसरे दौर की बातचीत के लिए सभी साथियों को आमंत्रित करता हूं, और इस दूसरे दौर में हम लोग आमतौर पर थोड़ा भविष्य की तरफ देखेंगे और बहुत संक्षेप में बात करेंगे। तो नवल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं और आपसे मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आगे क्या संभावनाएं हैं। जो दुष्यंत कहते थे कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, तो वो क्या सिल्वर लाइनिंग है जो भविष्य में हमको नजर आती है साहित्य संस्कृति के लिए, और इसमें हम जनता को कैसे शामिल कर सकते हैं? जी, इसके लिए मैं एक शब्द से शुरू करना चाहता हूँ, आइडेंटिटी, पहचान को लेकर, जो कि अभी आपकी बातचीत में आई हुई थी। 80 का दशक जब समाप्त हो रहा था और 90 के दशक का उदय हो रहा था, तो फोर्ड फाउंडेशन के माध्यम से आइडेंटिटी शब्द को पूरे विश्व में फैलाया गया, और उसके लिए बहुत तरह की गतिविधियां जो है बौद्धिक रूप से और आर्थिक रूप से जो है, और हर तरह के वर्ग के लोगों को उसमें समाहित किया गया। वही कारण है कि वह भी कारण है कि आज हम एक अलग अलग आइडेंटिटी के रूप में, खंड खंड के रूप में, मतलब एक ही जाति में, एक ही भाषा में, एक ही बोली में, एक ही वाणी में हम एक पृथक आइडेंटिटी की तलाश करने के पीछे अभी तक लगे हुए हैं। दूसरा, इसी दरमियान जो है कोई एक वर्ग अपनी एक सांस्कृतिक इकाई में से कोई एक नायक या खलनायक को बाहर निकालता है, और पूरे देश को उनकी भाषा का इस्तेमाल करते हुए, उनकी बोली का इस्तेमाल करते हुए, उनकी तरह से इस्तेमाल करते हुए पूरे देश को एक सूत्र में बांध भी लेता है। तो यह तो हमें मानना चाहिए कि हमारा इंटरेक्शन जो है जनता के साथ नहीं है,
बहुत कम है, नहीं के बराबर है। क्योंकि जो फार्मूला आते हैं या सत्ता के जो फार्मूला आते हैं, हम उसी के पक्ष में या विपक्ष में एक विमर्श करते रहते हैं, और वह जनता के साथ विमर्श नहीं होता, बल्कि सत्ता के द्वारा जो फेंके गए शब्द होते हैं उससे विमर्श होता है। तो जनता जो है वो सत्ता के साथ यदि जो डायरेक्ट विमर्श कर रही है, उस विमर्श को हम सूत्रबद्ध करके एक तरह से जो कई भाषाओं की, कई बोलियों की हमारी जनता है, उसके साथ हम वहाँ के साहित्यिक और सांस्कृतिक और बौद्धिक लोग हैं, वो अपनी भाषा में साथ एक भाषा को लेकर सभी भाषाओं के साथ जो जोड़े, वह नहीं है। तो हमें एक तो निकलना पड़ेगा। बीच में जो हमारे सूत्र टूट गए हैं, मान लीजिए लघु पत्रिकाओं के सूत्र थे, एक टूट गए हैं, सम्मेलनों का एक सूत्र था, टूट गया है, महत्व क्या जो साहित्यिक रूप से साहित्यकारों के ऊपर हम केंद्रित करके करते थे, वो टूट गया है। हम यहाँ से इलाहाबाद या कहीं किसी दूसरे राज्य में जाते थे, और हर गांव खेड़े का आदमी भी जो है अपनी भाषा और बोली और अपनी रचना के साथ वहाँ पे समाहित आता था, और वहाँ की चीज़ों को लेकर फिर से उन जगहों पे चला जाता था। तो हमारा वो छोटी जगह से लेकर बड़ी जगह तक या बड़े केंद्रों तक जाना, और बड़े केंद्रों में जो बातचीतें हो रही हैं उसका छोटी जगहों तक उनकी भाषा में उस तरह से प्रसारित होना, ये बंद हो गया है, ये कड़ी खत्म हो गई है। मतलब ये दुर्लभ कड़ी है थी जो आगे बढ़ाना था, जो हम नहीं बढ़ा पाए, उसको तोड़ने में हम और विखंडित करने में हम भी कहीं न कहीं शामिल हुए। इसे फिर से जोड़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर एक जो सैद्धांतिक भाषा है, उस भाषा को अपने समय के साथ, अपने सामाजिक राजनीतिक समय के साथ और उसकी तोड़ के साथ, और अपनी जनता की भाषा में, जो कई हमारी एक जनता नहीं है, कई जनता है और कई स्तर पे है, कई समय काल में है। मतलब एक ही समय काल में नहीं है जिस समय काल में हम यहाँ बैठे हुए हैं। एक आदिवासी इलाके का जो जनता है, वो उसका एक अलग समय काल है, उसकी अपनी तरह उसकी अपनी गति भी है, और हमारी अलग है। दिल्ली में बैठा हुआ आदमी है, उसकी अलग है। इसमें एक तालमेल बनाना पड़ेगा, और लगातार इंटरेक्शन ही एकमात्र उपाय है। बहुत शुक्रिया नवल जी। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जनता के पास जाएं, उसकी भाषा में संवाद करें और लगातार संवाद करें, लगातार इंटरेक्शन करें। तो राजेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूं, और ये जो लगातार इंटरेक्शन की प्रक्रिया है, इसमें दरअसल साहित्य एक ऐसी गतिविधि है जो आप कमरे में बैठ के कर सकते हैं। आप कविता लिख सकते हैं कमरे में बैठ करके, उसको आपको जनता के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कविता का संप्रेषण जनता के साथ जब तक नहीं होगा, तब तक कविता लिखने का कोई महत्व नहीं है। ये काम लेखक संगठनों की तरफ से बखूबी किया गया। लेखक का एक तरह से लेखक संगठन के माध्यम से एक विस्तार होता है, एक्सटेंशन होता है, जो जनता के साथ एक तरह से उसका साबका बनाता है। तो आने वाले भविष्य में आप लेखक संगठनों को कैसे देखते हैं साहित्य के विस्तार में, जन संस्कृति के विस्तार के उपक्रम के तौर पर? लेखक संगठनों का और तमाम चीज़ों के साथ ये दायित्व तो कतई नहीं है कि वो जगह जगह कविता समझाने लगे, है ना। लेखक संगठनों का मुख्य दायित्व ये है कि जो अपने समाज में फैली हुई रचनात्मकताएं हैं, वो कविता के माध्यम से हों, वो कहानियाँ लिखने वाले लोग हों, वो लोक साहित्य में काम करने वाले लोग हों, विभिन्न कला अनुशासनों में काम करने वाले लोग हों, छोटी जगहों पर काम करने वाले लोग हों, ऐसे लोग हैं जिनको लाइमलाइट नहीं मिला, उनको भी। लेकिन यहाँ फिर मैं कहना चाहूँगा कि लेखक संगठनों का ये बिल्कुल काम नहीं है कि वो कुछ चेहरे चुने और उन्हें लाइमलाइट्स में ले आए। दरअसल एक ऐसा मंच हम बनाते हैं जिसमें नवल ने जो बात कही वो बिल्कुल 16 आने सही बात है कि हम छोटी जगहों पर जाते हैं। ऐसी दूर छोटी जगहें कहना भी उन जगहों का अपमान है। छोटी जगहें क्या होती हैं, है ना। हम फैलते हैं समाज में और उस रचनात्मकता के साथ इंटरेक्शन करते हैं, और सारे रचनाकारों को, सारी रचनात्मक गतिविधि में लगे हुए मित्रों को इस बात के लिए उकसाते हैं कि वो परस्पर एक दूसरे के साथ अंतर्क्रिया करें, बजाय इसके कि वो किसी के प्रभावमंडल से प्रभावित हो रहे हों।
मैं आपको बताऊं कि एक समय था जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, तो प्रभामंडल कैसे होता है उसका मैं उदाहरण देता हूँ। ज्ञान रंजन की एक पोस्ट कार्ड अगर किसी के पास आता था, या ज्ञान रंजन, तो वो पूरे शहर को बताते हुए घूमता था कि ज्ञान जी की चिट्ठी आई। और ये अकेले ज्ञान जी की बात नहीं थी, किसी को धर्मवीर भारती की चिट्ठी आ जाती थी धर्मयुग से, मनोहर श्याम जोशी की चिट्ठी आ जाती थी, कमलेश्वर की चिट्ठी आ जाती थी। वो अचानक अपने आप को शहर में वीआईपी महसूस करने विशिष्ट लगता हो जाता था। वो शहर या अपने कस्बे में या अपने गांव, है ना। और ही हिंगना में बैठे हुए रेणु ऐसे ही नहीं हीरो बन गए थे। तो वो जो लेखक संगठनों का काम था, उसमें अब जो व्यतिक्रम आया है, उसमें बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी वजहें हैं। अब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और ये गूगल नाम की जो जगह है जिसमें कहा जाता है कि सब कुछ, सारा ज्ञान उपलब्ध है, दरअसल उसमें जो कुछ भी कचरा ज्ञान भर दिया गया है, यानी प्रेमचंद उसमें कविता लिखते हुए नजर आ जाएंगे आपको। परसाई जी की कविताएं मिलती हैं। हाँ, परसाई जी की कविताएं आपको मिल जाएंगी उसमें, है ना। तो ये जो है, तुलसीदास का ऐसी रचनाएं मिलेंगी जो उन्होंने कभी लिखी नहीं, कबीर के नाम से ऐसी रचनाएं मिल जाएंगी, गालिब के नाम से ऐसी रचनाएं मिल जाएंगी। और उस पर जो सितम ये है, जो फेसबुक है, उसमें आप 4 लाइनें लिखिए, वो कविता है। और अगर आप पसंद नहीं कर रहे हैं उसको, या आपने उस पर कोई तनकीद कर दी, तो आप निशाने पर ले लिए जाएंगे, आप पर कर दिया जाएगा। कर दिए जाएंगे। हाँ, तो ये जो एक क्या है कि एक एडिटर नाम की जो संस्था होती है समाज में, जो जो वो काम प्रगतिशील लेखक संघ या जनवादी लेखक संघ या इस तरह के सारे जो सांस्कृतिक संगठन हैं, वो एडिटर की भूमिका में हुआ करते थे। कई चीजों को छांटते थे, कई चीजों को प्रोत्साहित कर देते थे, कई चीजों के लिए मंच उपलब्ध करा देते थे। ये जो एडिटर की विभिन्न भूमिकाएं हैं, ये संगठन किया करते थे, है ना। और जब तक ये संगठन दोबारा इस भूमिका में नहीं आएंगे, तो फेसबुक हो, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, वो परस्पर प्रशंसा मंडल हैं, म्यूचुअल एप्रिसिएशन सोसाइटी बना रखी है उन्होंने। तो उसमें तो साहित्य या कलाओं का, मैं सिर्फ साहित्य की बात नहीं कर रहा हूँ, कलाओं के बारे में भी है। उल जलूल पेंटिंग्स आपको, मतलब जिनका कोई अर्थ नहीं है, वो इन जगहों पर प्रशंसित हो रही हैं। उल जलूल फिल्में जिनका कोई कलात्मक मूल्य नहीं है, उसमें इन सब कामों में हमारे समाज के, हमारे जो रचनात्मक युवा हैं, रचनात्मक लोग हैं, उनकी ऊर्जा नष्ट हो रही है। एक विवाद बनता है। तो जब तक संगठन जो हैं वो अपनी मूल भूमिका में वापस नहीं जाएंगे, तब तक वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। और संगठनों की भूमिका को लेकर के आपने बात कही, और संगठन मूल भूमिका में वापस जाएं, इस पर किसी दिन जनवादी लेखक संघ और प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्षों के साथ विस्तार से बात करेंगे। एक डंडे ले आना। तो लेकिन आपने अपनी बात में कुछ सूत्र छोड़े हैं, और उसमें से एक सूत्र जो है वो सोशल मीडिया का है। तो रामप्रकाश जी के पास चलते हैं, और रामप्रकाश जी क्योंकि खुद सोशल मीडिया को समझते हैं, वापरते भी हैं, तो उन आपसे मैं ये समझना चाह रहा था सर कि आगे हम कैसे सोशल मीडिया दरअसल गंभीर साहित्य के लिए एक चुनौती भी है, जैसा राजेंद्र जी कह रहे हैं, लेकिन कई बार एक संभावना की तरह भी लोग वहाँ पेश होते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं आगामी भविष्य की दृष्टि से? देखिए, मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया का बहुत सारा साहित्य के लिए इस्तेमाल हो रहा है। खासकर लॉकडाउन के समय आपने देखा है कि जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, और लोगों ने वेबिनार के नाम से जो कुछ भी किया है, या कविताओं का और तमाम सारे कहानियों का, इन तमाम सारी चीज़ों का प्रसारण किया, ये उसका एक पक्ष है। लेकिन मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में साहित्य जो है एक तूती की आवाज़ है, और बड़े बड़े राजनीतिक कारखाने जो वहाँ खुले हुए हैं, उसमें हमारी तूती जैसी आवाज़ है।
एक सत्ताधारी वर्ग है, सत्ताधारी वर्ग के पास 3000 लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ इसी काम के लिए कि नई नई चीज़ों को गढ़ेंगे, जिनका ये जिक्र कर रहे थे, वो नई नई चीज़ें गढ़ेंगे, उनको फैला देंगे, और कुछ नहीं तो अश्लीलता को फैला देंगे, और कुछ नहीं तो गाली गलौज को फैला देंगे, इन तमाम सारी चीज़ों को फैला देंगे। और आप जो भी गंभीर काम करना चाहते हैं, चाहे साहित्यिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे वैचारिक हो, चाहे बुद्धिजीविता के साथ जुड़ी हुई चीज़ें, कलात्मक काम हो, इन तमाम सारे कामों को पटरी से कैसे उतार दिया जाए, इसके उपक्रम में वो लगे हुए हैं। शमी फरद की एक पंक्ति है, हम एक हैं तो करोड़ों हैं वरना कुछ भी नहीं। अगर हम सारे लोग एक ऐसा नेटवर्क, भले ही उस तरह का कोई औपचारिक नेटवर्क ना हो, लेकिन मानसिक रूप से और एक दूसरे से जुड़ने के लेवल के ऊपर अगर हम ऐसा नेटवर्क तैयार करें कि हम तमाम सारे जो हमारा विरोध करने वाली ताकतें हैं उनके ऊपर हम आक्रामक हो सकें, अगर हम ऐसा कर सकें तो बड़ा काम कर सकेंगे, और ये साहित्य के द्वारा ही करना पड़ेगा। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि साहित्य के लोग और बड़े साहित्य के लोग, राजेश जोशी बैठे हैं, राजन शर्मा बैठे हैं, हमारे नवल जी बैठे हुए हैं, बड़े साहित्य के लोग जो हैं आमतौर पर लाउड जो राइटिंग होती है या बहुत वोकल जो राइटिंग होती है उसका विरोध करने मतलब उसका विरोध करने से हिचकिचाते हैं जी। कलात्मकता को ज़्यादा महत्व देने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है ये समय ऐसा है, ज्ञान रंजन का जिक्र किया, ज्ञान रंजन का एक कथन है कि आप अंधकार को घूसा मारो तो अंधकार अट्टहास करेगा। तो जो अंधकार के अट्टहास करने का समय है उसके प्रत्याख्यान के लिए हमें बहुत लाउड होकर के और उनकी भाषा में तुर्की बतुर्की हमें काम करना पड़ेगा। उनकी भाषा में नहीं, उनकी भाषा में नहीं, उनसे तुर्की बतुर्की बिल्कुल काम करना पड़ेगा। और सोशल मीडिया का हम बहुत बड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में हम उसका इस्तेमाल कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हम थोड़ी बहुत सक्रियता कर लेते हैं, हम खुश हो जाते हैं और वही बात हो जाता है, इनने लाइक कर दिया, उनने लाइक कर दिया, इनने प्रसन्नता कर दी। लेकिन इस ताकत को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। होता यह है कि तकनीक तो विज्ञान पैदा कर देता है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो आपदा से अवसर उठाने वाले लोग हैं या अवसर कमाने वाले लोग हैं वो कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया राम प्रकाश जी। और जैसे मैं राजन जी से कह रहा था कि एक दिन लेखक संगठनों पर बात करने के लिए आप लोगों के पास आएंगे, ऐसे ही किसी दिन आपने जो संभावना के बारे में बात की और इस तरह से किया जाना चाहिए कि हम लोग समझें, एक नेटवर्किंग करें और कैसे उस बात को विस्तार दे सकते हैं, तो एक दिन का भी उस पर बात कर सकते हैं। और अभी हम लोगों ने इप्टा का एक इस तरह का प्रशिक्षण किया भी ऑनलाइन कि क्या क्या चीज़ें, खासतौर पर फेक न्यूज़ को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो वो साथी सचिन उसको करते हैं, तो वो कर सकते हैं। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाने के लिए राजेश जी के पास आता हूँ। और राजेश जी, क्योंकि आप हमारी पीढ़ी की एक तरह से सपनों के कवि रहे, एक दिन हम लोग गुना जा रहे थे तो रास्ते में सचिन का कहना था कि राजेश जी एक जगह कविता पाठ कर रहे थे और हम पूरा का पूरा जो है ना उसको सुनाते जा रहे थे। वो बाद में कविता की लाइन बोलते थे, हम बोल देते थे। तो इस समय में ख़ासतौर पे 2000 के बाद आने वाली पीढ़ी काफ़ी बड़ी मात्रा में, जिसको हम लोग बोलते हैं विपुल साहित्य सृजन आजकल हो रहा है। लेकिन ये जो विपुल साहित्य सृजन है, इसके साथ संकट ये है कि इसमें कई बार हम देखते हैं कि जो लिखने वाले लोग हैं उनकी कलात्मकता पर उतने सवाल नहीं है जितने सवाल इस बात पर हैं कि वो पढ़ क्या रहे हैं। और जब तक आप बहुत सारा आपने नहीं पढ़ा है तब तक आपके लिखने का औचित्य कितना है। और दूसरी उसकी वैचारिकता के जो संकट हैं उस पर अगर आप थोड़ा, और नए कवियों को अगर कोई आप मार्गदर्शन देना चाहें तो। एक तो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और शीत युद्ध की समाप्ति की अहंकारी घोषणा कर दी गई, तब ये हुआ कि ये बहसें शुरू हुई कि विचारधारा का अंत हो गया है, इतिहास का अंत हो गया है, ईश्वर का तमाम चीजों का अंत हो गया है ना। ईश्वर का ही अंत तो कर देते हैं, बहुत अच्छा होता, पहले हुआ था। तो इस तरह प्रॉब्लम हुई। अच्छा, यहाँ तक होती तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें आश्चर्यजनक ये था कि दो लोग जो गैर वामपंथी माने जाते थे, यानी कुंवर नारायण, उनका सबसे ज़्यादा विचार यानी सुचिंतित वक्तव्य आया। उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है विचारधारा का अंत हो गया, तो उन्होंने कहा कि सत्ताओं के अंत होने से विचारधारा का अंत नहीं होता। ये एक बहुत ही सुचिंतित वाक्य है। इसी तरह ताजुश रोजेविच ने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि सोवियत संघ के विघटन के बाद और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद ऐसी कोई नई समझ पैदा नहीं हुई।
तो ये दोनों ऐसे लोग ये बोल रहे थे, पर ये जैसे ही अंत हुआ तो बाकी तो सबने वामपंथी ये कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर आप उसके बाद की मैगजीन्स उठाकर देखें, उसके बाद के कार्यक्रमों को उठाकर देखें, सब जगह से विचारधारा आप पे जिस तरह के विमर्श होते थे, जिस तरह के विमर्श पत्रिकाओं में हो रहे थे, जिस तरह प्रतिबद्धताओं पे बात हो रही थी, जिस तरह राजनीति और साहित्य के संबंधों पे बात हो रही थी, यानी साहित्य के वो तमाम मुद्दों पर जिस तरह से बात हो रही थी, वो बातें एकदम समाप्त हो गई। पत्रिकाओं से ये चीज़ें गायब। तो इसलिए सिर्फ नई पीढ़ी को दोष नहीं दिया जा सकता। आप सोचें कि हम लोगों के समय तक, यानी 90s से पहले तक, किसी भी पत्रिका द्वारा उस एक दशक में या 2 दशक में जो रचनाकार आते थे उसमें से छांटने का काम पत्रिकाएं करती थी, कविता अंक निकालती थी, कहानी अंक निकालती थी, जो प्रतिभाशाली होते थे उन्हें रेखांकित करते थे। इस पूरे पीरियड में एक भी कविता अंक नहीं निकला, एक भी कहानी अंक नहीं निकला, एक भी। उस समय मार्क्सवादी सुंदर शास्त्र पे अंक निकल रहे थे, इतिहास पे अंक निकल रहे थे, ऐसा कोई अंक आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो सारा दोष सिर्फ नए लोगों को नहीं, हम सब ने कहीं ना कहीं उस पराजय बोध को, चाहे वैसे नहीं स्वीकार करें, पर कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली उस पराजय बोध को स्वीकार करें। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम फिर से इन सारे विमर्शों को, इन सारी बातों को उठाएं, तब जाके नए लोगों के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। वो कविता लिखते हैं, अपने फेसबुक पे डालते हैं, उसमें 1,500 लाइक आते हैं, पर पत्रिकाएं कुछ नहीं कर रही, तो वो करेंगे। जो भी मीडियम मिलेगा उसमें वो जाएंगे। बहुत बीच में बहुत सारे बहुत ही प्रतिभाशाली लोगों ने कहा, यानी विहाग वैभव हैं या अदनान कफील दरवेश हैं, जो बहुत ही अच्छे कवि आए, इन लोगों ने कहा कि उसने तो हमें एक डेमोक्रेटिक स्पेस दी सोशल मीडिया ने। और ये सच है कि मैगजीन्स की स्थिति जो है या संगठनों की जो स्थिति थी, उसमें उसको ये लगा कि सोशल मीडिया एक डेमोक्रेटिक स्पेस देगा। तो ये बहुत बड़ा संकट है सोवियत संघ के विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, कि वो सारी जरूरी बहसें जिसमें राजनीति और साहित्य के संबंध, विचारधारा और साहित्य के संबंध वाली बहसें खत्म कर दी गई हैं। तो उन्हें जब टीच ही नहीं किया, उन्हें कोई सिखाने वाला ही नहीं है, उन्हें उनसे कोई संवाद ही नहीं है, तो अब वो जो मर्जी में आ रहा है वो कर रहे हैं वो विमर्श खत्म है। सही बात यह है कि दूसरे अस्मिता विमर्श चल रहे हैं, उस पर कुछ अच्छी बातें हो रही हैं क्योंकि वो उस पर काम हो रहा है, पर विचारधारा वाले प्रश्नों पर काम नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ पे वैक्यूम। बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपने बहुत चीज़ों को एक तरह से केंद्रित किया और चिंतित भी किया। और ये सही बात है कि सारी मुश्किल नई पीढ़ी की नहीं है, पुरानी पीढ़ी ने भी अपनी विरासत जो उसको सौंपी वो एक तरह की पराजय के बोध के साथ सौंपी। तो ईश्वर भाई, मैं आपसे मेरा जो सवाल है और एक तरह से अंतिम सवाल इस विमर्श का है वो ये कि ये जो पराजय बोध है इससे बाहर कैसे आया जाए, और बाहर आते समय इस बात को कैसे, जैसे हम कहा करते थे प्रेमचंद के ज़माने में कि साहित्य समाज के आगे चलने वाली मशाल है, लेकिन बाद के वर्षों में खासतौर पर प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ के हलकों में हम लोगों ने अक्सर इस बात को कहा कि दरअसल साहित्यकार का काम जो है वॉर फ्रंट पर नहीं है, वॉर फ्रंट पे तो जो मेहनत कश है वो रहेगा, और साहित्यकारों की, संस्कृति कर्मियों की भूमिका एक तरह से उसको मदद करने की होगी। क्या नए समय में समाज जिस तरह से बदल रहा है, मुद्दे जिस तरह से बदल रहे हैं, दुनिया की जो चरित्र जिस तरह से बदल रहा है, और आपने पिछली बात में जिस तरह की इशारा किया था कि हमारे समय का जो केंद्रीय द्वंद्व है यानी पूंजीवाद का चरित्र वो जिस तरह से बदल रहा है, उसमें साहित्य को क्या वॉर फ्रंट पे आने की ज़रूरत है इस पराजय बोध को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ताकि एक बेहतर दुनिया के सपने को जिया जा सके। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रूपक है कि वार फ्रंट का, और ये थोड़ा सा एक हर एक रूपक की एक वो होती है कि वो बहुत सारी चीज़ों को प्रकाश डालता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं रोकता भी है।
अगर हम देखें, देखिए दरअसल क्या है कि जो संस्कृति का जो काम है, संस्कृति को बनाने का जो काम है, बहुत ही श्रम साध्य है और हमेशा कोई उसका मतलब तुरंत कोई नतीजा नहीं निकलता है। जैसे मान लो तोलस्टॉय और दोस्तोयेवस्की ने जो बनाया है ना, एक उसका लंबा नतीजा निकलता है और उसके लंबे वो होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य और संस्कृति कर्मियों के ऊपर और ख़ास तौर पे हिंदी में मतलब मैं ये भी कहूँगा कि जैसे हिंदी में ठीक से समाज विज्ञान नहीं है ना, दर्शन शास्त्र नहीं है, और अब तो ये भी समझ में आ रहा है कि राजनीतिक आंदोलन भी नहीं है। तो साहित्यकारों के, बेचारे साहित्यकारों के कंधों पे वैसे ही बहुत भारी जिम्मेवारियां हैं। आप उनको चाहे तो मतलब वो कर दो कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, अब लेकिन उनके अलावा कोई मिलता नहीं है, क्योंकि हिंदी में दो ही वैचारिक मतलब धरातल हैं, एक साहित्य और दूसरा मीडिया है ना? तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दूसरी जो दिक्कत है वो अपनी पहली बात हो चुकी है कि वो एक आधुनिकता की धारा के साथ जुड़ने के कारण वो एक थोड़ा उसका पहुंच भी सीमित है। लेकिन मुझे लगता है कि आज की जो सांस्कृतिक जो है, एक तो ये वाली की दूरी क्यों है ना, कनेक्ट क्यों? हाँ, वो कनेक्ट क्यों नहीं है। और इसमें मुझे लगता है कि कभी भी जैसे हिंदी में कभी इस बारे में बात नहीं हुई कि भाई हिंदी जो है वो एक्चुअल में तो देखा जाए कि शहर में रहने वाले लोगों की मातृभाषा है, गांव में रहने वालों की तो मातृभाषा ही नहीं है। और हिंदी की बोलियां नामक जो एक अपमानजनक एक वो इस्तेमाल किया जाता है, वो बिल्कुल भाषा शास्त्र सम्मत नहीं है कि भाई छत्तीसगढ़ी हिंदी की बोली है तो आप जो है छत्तीसगढ़ी में अगर कोई हिंदी का पेपर देगा तो आप उसको पास कर दोगे क्या, कोई अवधि में देगा तो आप पास कर दोगे क्या। तो ये सारी मक्कारियां जो हैं ये मतलब वो खोली हुई हैं। तो हिंदी और हिंदी की अपनी जो तथाकथित बोलियां हैं, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए आज का जो सबसे बड़ा संकट है वो ये है कि प्रगतिशील जनवादियों के सामने सांस्कृतिक और भावनात्मक वो जमीन नहीं उनके पास में है जो वो जनता के साथ में साझा करें। दक्षिणपंथी पंथ को वो जमीन धर्म के कारण वो मिल जाती है, वो भावनात्मक और सांस्कृतिक जमीन मिल जाती है जहाँ पे वो भी खड़े हो जाते हैं और ट्विस्ट करके उसमें वो सांप्रदायिकता का फैलाव करते हैं, लेकिन उनको वो जमीन मिल जाती है। वो जमीन कई बार भाषाओं के कारण, जैसे बांग्लादेश में वो मिली, लेकिन भाषा अभी हमारे यहाँ का केंद्रीय मुद्दा नहीं है। कहीं कहीं उस जमीन की तलाश में लोग क्षेत्रीय अस्मिताओं में चले जाते हैं, वो तमिल अस्मिता हो जाए, छत्तीसगढ़ी अस्मिता हो। तो सबसे बड़ा एक सवाल जो है प्रगतिशील जनवादियों के सामने वो ये है कि वो भावनात्मक और सांस्कृतिक जमीन जो है वो कौन सी होगी जिसपे वो खड़े होंगे तो जनता के साथ में उसका संवाद होगा। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाले दिनों में ये एक काफ़ी बड़ा सवाल होगा। दूसरा बस मैं इसमें एक आखिरी में थोड़ा सा जोड़ देना चाहता हूँ। देखिए क्या है कि संस्कृति में बहुत सारी स्तर और निरंतरता होती है। संस्कृति में नई चीज़ें, टेक्नोलॉजी जो खलल डालती है वो पुरानी निरंतरता में ही वो होती है। अब लेकिन क्या हुआ है कि जो अभी हमारे वरिष्ठ साथियों ने जो बताया कि डिजिटल टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा खलल डाल दी, और एक प्रकार का जो है सबसे बड़े उसके तीन मैं मानता हूँ कि एक तो जो भी डिजिटल संस्कृति के साथ में जुड़ता है, एक उसमें नार्सिसिज्म, आत्मरति, व्यक्तिगत आत्मरति और सामुदायिक आत्मरति। आपकी जो भी अस्मिता होगी आप उसके प्रति जाने अनजाने आत्मरति में खींचते चले जाओ, चाहे वो जाति हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे राष्ट्र हो, कुछ नहीं तो प्रदेश हो, कुछ भी हो। आत्मरति है, अधैर्य है, शिकायत है, और जिसको कहना चाहिए कि मतलब एक जिम्मेवारी का अभाव है। तो ये इसी संस्कृति के साथ में हमें काम करना है। तो ये मतलब एक दो मिनट में बात नहीं हो सकती, लेकिन अंत में यही मैं कह सकता हूँ कि इन सवालों पर सोचना पड़ेगा, और इन सवालों को सोचने के लिए हिंदी प्रदेश में जो है ये जिम्मेवारी भी साहित्यकारों के और जो भी उनके साथ के जो दूसरे लोग हैं, तो वो संवाद भी जो है वो शायद हमारे यहाँ, चूँकि हिंदी में समाज विज्ञान रहा ही नहीं है, तो समाज विज्ञान साहित्य के बीच में कोई संवाद भी नहीं रहा एक्चुअल में। और ये मैं जैसे आजकल मैं 1-2 साल से मैं साहित्य की कई चीज़ें बीच बीच में पढ़ता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो समझ लिया, जैसे समाज विज्ञान ने साहित्य के बारे में जो समझ लिया और साहित्य वालों ने समाज विज्ञान के बारे में जो समझ लिया, कई कई जगह जो है, क्योंकि उनके बीच में कोई संवाद ही नहीं,
तो ये बहुत सारी चीज़ें पैदा करनी पड़ेगी और इनमें निश्चित रूप से समय भी लगता है, लेकिन संस्कृति कर्मी जैसे कि बात हुई थी कि वो बहुत ही दीर्घकामी असर उसका होता है संस्कृति का। साथियों, दोस्तों, ये एक विमर्श था जो निराला नगर के साथियों के साथ हम लोगों ने किया संस्कृति के उन सवालों पर जो पिछले 4-5 दशकों तक फैले हुए थे, हमारे मौजूद सभी साहित्यकारों के जीवन के अनुभवों से जो निकलते हैं और जो फैल करके यहाँ तक आते हैं और जिनसे हम आगे का रास्ता, आगे के लिए संभावनाएं निकालने की कोशिश करते हैं। और एक तरह से सभी की बातचीत के बाद हम इस तरह से देखने की कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में चुनौतियां हैं, बेशक चुनौतियां हैं, लेकिन संभावनाएं भी हैं और ये संभावनाएं चुनौतियों से भी निकलती हैं। मतलब अंधेरा घना है इसलिए उजाले की गुंजाइश ज़्यादा है, क्योंकि प्रतिरोध की संभावनाएं ही, प्रतिरोध की ज़रूरत भी है। और ये लेखक संगठन की बात हो, नए तेवर का लेखन हो, इन सारी जगह से ये बात निकलती है। और असली बात ये है, मुख्य बात ये है कि कनेक्ट बनाने की ज़रूरत है लेखकों का, साहित्यकारों का, संस्कृति कर्मियों का, अलग अलग विधा के कलाकारों का जनता के साथ और जनधर्मी, लोकधर्मी चेतना के साथ अपना जुड़ाव और सामंजस्य बनाने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले समय में हम लोग बड़े सामाजिक सांस्कृतिक सवालों को राजनीतिक सवालों के साथ मिला पाएं। और एक और ज़रूरत जो खासतौर पे हिंदी के समाज में नज़र आती है कि जो अलग अलग जो अनुशासन है, विमर्श के, बौद्धिकता के जो अलग अलग अनुशासन है, चाहे वो समाजशास्त्र हो, चाहे विज्ञान की का लेखन हो, उनके साथ भी साहित्य और संस्कृति के सवालों को और लोगों को भी अपना मेल मिलाप और निरंतर संवाद बनाने की ज़रूरत होगी। तो हम बहुत शुक्रिया कहते हैं हमारे आज के सभी वक्ताओं से, हमारे महत्वपूर्ण साहित्यिक सांस्कृतिक कर्मियों से, जिन्होंने आज के विमर्श में अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। आप सभी का संविधान लाइव की ओर से हार्दिक धन्यवाद, स्वागत।